वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम आ गए हैं हमारे GS 5 की जो सीरीज चल रही है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, उसी के अंतर्गत ये पॉइंट नंबर 2 होगा। इसमें हम आपको थ्योरी कराएंगे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, उसका रखरखाव, संग्रहालय और पुरातत्व। तो जितना भी कुछ उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, म्यूजियम, टाइप्स ऑफ म्यूजियम, इस सब से रिलेटेड थ्योरी है, वो सभी आपको इस एक वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। देखिए, वीडियोस 1-1.5 घंटे के बन रहे हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सकता है और बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग हो सकती है। और ये आपकी मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है, ये उसका प्रथम चरण है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, द इनिशियल स्टेज, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करके थोड़ी सी चीजें पता करनी है। उसके बाद साथ साथ आप जानते हैं हमारा आंसर राइटिंग मॉड्यूल फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, आप उस पे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। UPPCS 2023 मेंस के लिए हमारा बहुत बढ़िया पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जा रहा है, आंसर राइटिंग सब कुछ एक जगह पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा एसए का एक पेड ग्रुप हम लोगों ने चला रखा है, स्पेसिफिकली जिनको ये लगता है कि हमारा एसए वीक है या जो लोग ज्यादा एसए की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो जैसे आप लोगों की सहूलियत हो, जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगे, आप वैसे हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी ये सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, ये सब आपके एग्जाम से काफी पहले सब कुछ आपका सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर UPPCS 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एजेंडा शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, और हरियाणा PCS मेंस के लिए भी हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ है। तो जैसे जिसको जो नीड हो वो डेफिनेटली हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे GS पॉइंट नंबर 2। चलिए, तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, उसका रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज को, पर 1-2 बार अच्छे से वीडियो जरूर देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और उसकी महत्ता एवं रख रखाव पर आप प्रकाश डालिए या फिर एक पैराग्राफ लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। ऐसा कोई सवाल आप पे आता है तो आपको कीवर्ड से अपने नोट्स बनाने हैं और बाद में फिर उससे आंसर लिखना है, कॉपी किताब सब बंद करके खुद से। आप ये चेक कीजिए कि आप रिकॉल कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जो वास्तुकला है उत्तर प्रदेश की, बहुत अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं हिंदू बौद्ध शैली, याद रखिएगा, जब जब कोई यहाँ पे आएगा, आक्रमणकारी हो, किसी ने कब्जा किया हो, किसी ने कोई जगह जीती हो, उसका आपको प्रभाव, इन्फ्लुएंस उस जगह पर देखने को मिलेगा। अगर वो किसी और संस्कृति से, किसी और देश से ताल्लुक रखता है तो मुगल यहाँ पे आए तो वो अपने साथ साथ मुगलों का आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक सब कुछ लेके आए, खाना पीना लेके आए। खाना पीने में आप जानते हैं बहुत बदलाव आया। जो मुगलई खाना है, समझिए वो कहाँ से आया, वो आया मुगलों के यहाँ पे आने से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जब पोर्चुगीज आए, पुर्तगाली जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो अपने साथ क्या, हमें नहीं पता था तंबाकू के बारे में, हमें नहीं पता था टमाटर और आपकी मिर्चें, हरी मिर्चें, ये सब पढ़ा है ना आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, कि वो सब अपने साथ लेके आए थे। कॉफी आप जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हर चीज का असर पड़ता है, मतलब पूरे के पूरे सोसाइटी पे ओवरऑल असर पड़ता है। किसी भी बाहर की शक्ति जब देश में प्रवेश करती है, रहती है, संपर्क बनाती है, व्यापार करती है या कुछ भी, और ये अंग्रेज वगैरह ने तो यहाँ पे राज किया है, जो भी यहाँ पे आया उसने यहाँ पे कब्जा करके राज ही तो किया है। अब मुगल यहाँ पैदा थोड़ी हुए थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हिंदू बौद्ध शैली से निर्मित भवन और शाही स्मारक, जितनी भी रॉयल बिल्डिंग्स हैं, और इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के स्मारक, अवध और शर्की शैली की वास्तुकला में निर्मित भवन भी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, जातक कहानियां आप जानते हैं, जातक और बहुत से प्राचीन कार्यों में हमें ऐसे शहर, महल, किले, इन सब का वर्णन हमें मिलेगा जो कभी ना कभी उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर रहे होंगे, लेकिन अभी हमें फिलहाल नहीं पता है, उनकी सटीक जानकारी हमें फिलहाल नहीं पता है। ठीक है, जैसे जिन स्तूपों को भी, मान लीजिए कोई स्तूप है यहाँ पे जिनकी अवस्थिति के बारे में कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और किसने उनका निर्माण किया था? शाक्य, मल्ल, ये सब शासक रहे हैं। इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीजों का निर्माण किया, लेकिन हमें उतने चीजें, उतनी एविडेंसेस, उतने साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए हैं, ठीक है। अब ये लाइन फिर से फूल पत्ती लगाएगी आपके आंसर में। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि पतित पावनी गंगा नदी, जिसका पवित्र पानी सारे पाप धो देने की मान्यता रखता है, इस प्रदेश से गुजरती है। यह क्षेत्र प्राचीन इंडो आर्यन सभ्यता का साक्षी रहा है, आप जानते हैं। इसी सभ्यता ने प्राचीन भारत देश को कई शक्तिशाली राज्य और शासक दिए हैं। मसलन हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और यूरोपियन शासकों का यहाँ पर एक लंबा इतिहास रहा है, कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है यहाँ पे। और इन सभी शासकों का प्रभाव यहाँ पे पड़ा, उसके आधार पर इस क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ। अब मैंने आपको बताया, इसी वजह से वास्तुकला विरासत पर भी इनका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बात। यहाँ के स्मारक, ऐतिहासिक इमारत में किन किन का असर दिखेगा आपको, प्रभाव दिखेगा? बौद्ध, हिंदू, इंडो इस्लामिक, इंडो यूरोपियन, इन सब का कहीं ना कहीं मिश्रण, फ्यूजन आपको देखने को इसमें मिलता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाले पर्यटक हैं वो इसी क्रमिक विकास को, देखिए ये लाइंस, ये कीवर्ड्स प्लीज लिख के आने, आपको आम बोलचाल की भाषा का आंसर नहीं लिख के आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से वो लाइन आ गई। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समृद्ध वास्तुकला विरासत को समझने के लिए इससे बेहतर प्रदेश और कोई नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलते हैं, स्मारक क्या क्या मिलते हैं? बौद्ध स्तूप हैं, विहार हैं, प्राचीन मठ हैं, शहर हैं, किले हैं, विशालकाय दरवाजे हैं, महल हैं, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, स्मारक, अन्य सामुदायिक भवन, सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। भारत के अद्भुत नमूने आपको आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, मथुरा, कानपुर, मेरठ और मिर्जापुर, बड़े शहरों के शिक्षण संस्थान और तीर्थ स्थानों पर निर्मित किए गए हैं, जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से खुद में एक आकर्षण का केंद्र हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए फिर वो समय के साथ साथ, ठीक है। तो ये कुछ लाइंस देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ ना, प्लीज ध्यान से पढ़िए। सब मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है, आपको अच्छे से इन चीजों पे ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आ जाएंगे आप मौर्य काल पे। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आप जानते हैं मौर्यों का उदय होगा, और मौर्यों के साथ साथ उनके कला, इतिहास, हर चीज का नया अध्याय जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अशोक ने सारनाथ और कुशीनगर का दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से इन 2 पवित्र स्थानों पर स्तूप और विहार के निर्माण का आदेश दिया। आप जानते हैं बहुत अच्छे स्तूप यहाँ पे निर्माण कराया था अशोक ने। उनके निशान गायब हैं, लेकिन सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, सकिंसा, वाराणसी से मिले पत्थर के खंभों के अवशेष हमें मौर्य काल की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है, इसमें से आपको लग रहा होगा कि ये कुछ चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं। पॉइंट 1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी यही जो पर्टिकुलर जगहें हैं, इनसे प्राप्त हुई थी चीजें। तो ये बार बार जब पढ़ोगे ना तो देखना माइंड में फिट हो जाएंगी ये चीजें, फिर आंसर अपने आप इसमें अपने आप से आएगा आपको दिमाग में, ठीक है। सारनाथ की शेर राजधानी निसंदेह मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अशोक के सारे स्तंभ होते थे, पिलर्स होते थे, वो चुनार पत्थरों से बनते थे, ठीक है। अब विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं। देखिए मैं बता रही हूँ ना, रिपीट होनी चीजें शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की लाइन्स यहाँ पे दी हुई हैं, और आप जरा इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, इसको कोट कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी देश में प्राचीन पशु मूर्ति कला का उदाहरण मिलना मुश्किल होगा जो सारनाथ कि इस कलात्मक अभिव्यक्ति से बेहतर या उसके बराबर है, क्योंकि ये यथार्थवादी उपचार और आदर्शवादी गरिमा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ता है, और यह विवरण पूर्णता के साथ सामने आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए इसको, ठीक है। अब उत्खनन से जो प्राप्त हमें साक्ष्य मिलते हैं, उनसे हमें लिटरेरी सोर्सेज में, एक तो आपने खुदाई करी उससे आपको साक्ष्य प्राप्त किए, कुछ आपके लिटरेरी सोर्सेज भी होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं? जो लिखे हुए हैं, साहित्यिक हैं जो। तो उसमें हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आती है मेगास्थनीज की इंडिका, जिससे पता लगता है कि ईंट पत्थर की जगह यहाँ पे कास्ट, वुड का प्रयोग अधिक किया जाता था मौर्य काल में, ठीक है। और जितने भी स्तंभ वगैरह बने थे उन सब में सबसे बेहतरीन स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे अशोक के स्तंभ। इसमें उत्तर प्रदेश से, चुनार से लाया जाता था लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, और पत्थर के एक ही टुकड़े पर चट्टान से बने होने के कारण इसको क्या बोलते थे आप? एकाश्म पत्थर, मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही से बनाना, ठीक है। और मथुरा के पास जगह पड़ती है परखम एवं बदोडरा ग्राम, यहां से भी आपको मौर्य काल के यक्ष और यक्षिणी पढ़ाया था ना मैंने पिछले वाले लेक्चर में, उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो अभी फिलहाल मथुरा म्यूजियम में रखी आपको मिल जाएंगी। यक्ष की पहचान मणिभद्र के रूप में की गई है, लिख के आना आपको। इसका निर्माण कुणिक के शिष्य गोमित्र ने कराया था। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, मतलब माउंड। इसका आशय ऐसे उभरे हुए स्थान से है जिसका निर्माण मृतक की अस्थि अवशेष को नीचे रखकर किया जाता था। मैंने आपको बताया था बुद्धा के शरीर त्यागने के बाद उनके जो रिमेन्स थे वो 8 जगह विभाजित करके अलग अलग जगहों पे रखवाए गए थे, बताई थी ना पिछली बार ये चीज। तो ये इसलिए जो स्तूप निर्माण हुआ वो इसलिए पर्पस ये था उसका, ठीक है। ये रहा स्तूप का निर्माण
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साथ ही शुरू हो गया था। लेकिन सम्राट अशोक ने इसका काफी स्थापत्य इसको रूप दिया और बहुत व्यापक इसको फैलाया। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग है, उन्होंने कहा था कि 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। सोचिए आप, 84,000 कितना होता है। अब उत्तर प्रदेश में प्राप्त अशोक के स्तूपों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सारनाथ का धर्मराज का स्तूप। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें नीचे का जो भाग है वो सुंदर खुदे पत्थरों से निर्मित है और ऊपर का जो है वो ईंट ब्रिक से बना हुआ है। और इसका आधार मौर्य अथवा गुप्त काल के अन्य स्तूपों की भांति वर्गाकार नहीं है, लेकिन ये गोल है। ऊंचाई आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसकी आकृति आधार के ऊपर ढोल के समान है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में विशेषकर कनिष्क का टाइम जब आया तो यहाँ पे कनिष्क के टाइम पे मूर्ति कला जो है उसको एक पर्टिकुलर स्टाइल मिला। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित हुई थी। आप जानते हैं जब बुद्ध की मूर्ति बननी स्टार्ट हुई तो उसमें 3 शैलियां बहुत इंपॉर्टेंट उभर के आती हैं। आपकी गांधार शैली, एक सेकेंड, आप जानते हैं गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी मथुरा शैली है, जिसका उद्भव कहां से हुआ है? उत्तर प्रदेश से। अभी आएगा कि इसमें कैसे डिफरेंस क्या था इनमें। गांधार शैली में बुद्ध को कैसे दिखाया जाता था, मथुरा में कैसे दिखाया जाता था, अभी आएगा, नीचे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें से मथुरा शैली है। कभी वो यूपी के, अगर यूपी स्पेसिफिक पेपर है तो उससे आप और चीजें नहीं पढ़नी है आपको, फिलहाल आपको ध्यान देना है यूपी स्पेसिफिक चीजों पे। ठीक है, तो आ गई मथुरा शैली कला। अभी कुषाण काल के दौरान असल में ये वाला जो विद्यालय था, ये वाला जो स्कूल था, ये अपने शिखर पे पहुंचा, इसने अपनी प्रॉपर हाइट्स अटेन की। अब इस अवधि का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? वो बुद्ध की मानव रूपी छवि है, ह्यूमन लाइक फिगर्स ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, मथुरा और गांधार बुद्ध में, दोनों में क्या होता था, मथुरा और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध की छवियों को तराशा जाता था। ठीक है, जैन तीर्थंकर, हिंदू देवी देवताओं, इन सब के भी चित्र मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें बनाए जाते थे। और ये सभी जो थे ना प्रारंभिक चित्र बड़े होते थे, बहुत मतलब बहुत विशाल मूर्तियां होती थी। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा के जो म्यूजियम्स हैं उसमें सब रखे हुए हैं, देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मथुरा जिले के मठ में कुषाण सम्राटों ने विमकटफिसस, कनिष्क, शक, शासक चष्टन के विराजमान अथवा सीधी खड़ी मुद्राओं में विशाल चित्र भी पाए गए हैं। वो मिला ना हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, बड़ा फेमस है वो, एनसीईआरटी में भी उसकी फोटो दी हुई है। अब जो ये चित्र हैं, चित्रों को देवकुल मतलब पूर्वजों की पूजा के लिए एक जगह में स्थापित कर दिया जाता था। ठीक है, तो कुषाण काल के दौरान जो है मथुरा मूर्ति कला का निर्माण केंद्र बना, याद रखिएगा। और बाकी जगह भी जो डिमांड थी मथुरा से बनी हुई मूर्ति की वो बहुत ज्यादा थी। भूतेश्वर और मथुरा जिले के अन्य स्थानों में पाए गए पत्थर के खंभों पर दर्शाए गए दृश्यों से समकालीन जीवन की एक झलक मिलती है। मैंने आपको बताया है जो भी उस टाइम की मूर्ति वगैरह होंगी उनपे जो ड्राइंग्स पेंटिंग की जाएंगी वो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी लाइफ से ही इंस्पायर्ड होके की जाएगी। इसमें कपड़े, आभूषण, मनोरंजन के साधन, शस्त्र, घरेलू फर्नीचर, ये सब दर्शाते थे वो लोग। ठीक है, नशे में धुत लोगों की कृतियों से इस कला के स्कूल पर विदेशी मतलब हेलेनिस्टिक प्रभाव के बारे में जानकारी मिलती है। कुषाण काल में भी सारनाथ में काफी निर्माण गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं। उस काल के कई मठ, मंदिर और स्तूपों के खंडर आज भी वहां पे देखने को हमें मिल सकते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में शुरुआती दौर में क्या था कि उत्तर प्रदेश में फिर से निर्माण गतिविधियों की झड़ी लग गई, एकदम से स्पीड अप हुआ प्रोसेस। मुसलमान इतिहासकारों ने कन्नौज, वाराणसी, कालिंजर, मथुरा, इन सब जैसे जो शहर थे इसमें पूरे राज्य में विस्तृत किलों और मंदिरों की काफी प्रशंसा की है। गुर्जर प्रतिहार, गहडवाल, इन सब के टाइम पीरियड के दौरान भी कन्नौज कला और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। तो कन्नौज भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेंटर था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का और एजुकेशन का। लेकिन फिर यहाँ पे मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था तो थोड़ा सा कम हो गया था। वर्तमान में ऐसे बहुत कम साक्ष्य उपलब्ध हैं जो कन्नौज की महिमा और भव्यता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त हों। गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी के द्वारा सारनाथ में एक बहुत भव्य इमारत का निर्माण कराया गया था जिसे धर्मचक्र जैन विहार के नाम से जानते हैं। कोट करना है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। यूपी स्पेसिफिक पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, अलग से पेपर जोड़े जा रहे हैं। याद रखिएगा आपको छोटी छोटी जानकारी लिखनी पड़ेगी जब हम इंडिया से रिलेटेड इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको स्पेसिफिक यूपी की चीजें नहीं छांट के बतानी होती। लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉइंट भी आया है ना, जैसे ये पॉइंट आया कि गोविंद चंद्र की पत्नी थी कुमार देवी, उसने सारनाथ में एक बहुत बड़े इमारत का निर्माण कराया था जैसे धर्मचक्र जैन विहार बोला गया था, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लो धर्मचक्र जैन विहार, गोविंद चंद्र वाइफ कुमार देवी, ऐसे करके, क्योंकि भूल जाओगे, छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे। समझ रहे हो, मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज को। ये तो अपने आप भी पढ़ लोगे लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान दो कि कीवर्ड जरूर लिखो। अब मथुरा के मंदिरों का जिक्र करो, फिर एक एक पैराग्राफ में से ना एक एक कीवर्ड चुन के अपना लिख लो तो याद रहेगा फिर वो आपको। जैसे देवकुल यहाँ पे लिख लो, फिर मूर्तिकला का निर्माण मथुरा है, चलो ठीक है मार्क कर लो, ये तो लिख भी लोगे अपने आप से। फिर भूतेश्वर और मथुरा, भूतेश्वर अलग लिख लो, मथुरा सबको याद रहेगा, भूतेश्वर हर कोई भूल जाएगा,
ठीक है, कंटेम्प्रेरी लाइफ, ऐसे करके नोट्स बना लो। मैं नोट्स बनाना भी बता रही हूँ। हर जैसे यहाँ लिखा मथुरा शैली कला, फिर उसके बाद आप कुषाण काल से स्टार्ट करो और उसके बाद सेकंड पॉइंट बना लो अपना। तो आप लोगों के नोट्स तो मुझे लगता है एक पन्ने में आ जाएगा पूरा। A4 शीट ले लो, उसको बीच से डिवाइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब बीच से डिवाइड करके, तो 4 सेक्शंस बन गए आपके। फ्रंट पेज पे 4 और 2 और पिछले बैक पेज पे 2। अब अपने एक एक पॉइंट उसमें से बनाते चले जाओ, तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अब करके देखे कोई ऐसा और फिर आंसर बना के देखे, फिर बताना। ठीक है, तो अब फिर इस वाले पैराग्राफ में लिख लो मथुरास टेम्पल, ऐसे इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, तो मतलब मथुरा के मंदिर इतने बढ़िया थे कि महमूद गजनी ने भी इसकी प्रशंसा की है, मतलब प्रशंसा करके फिर ये तोड़ देते थे, है ना। चलो ये पॉइंट नहीं बनाना है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक भी कला के महान संरक्षक थे और उनकी निर्माण गतिविधियां ज्यादातर मध्य प्रदेश में खजुराहो के आसपास केंद्रित थी, किंतु समकालीन वास्तुकारों द्वारा निर्मित मंदिर और तालाब के अवशेष महोबा, रसिन, राहिलिया और आधुनिक बुंदेलखंड से भी पाए गए। तो अब ये पॉइंट में आ जाना चाहिए आपके, धीरे धीरे समझ जाओगे कि मेरा बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है, किस तरफ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फिर कालिंजर लिख लो, कालिंजर में उनके द्वारा बनाए गए किला रक्षा की दृष्टि से भी अभेद था। इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्स ये लोग बनाते थे और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित मंदिर और दैव्य चित्र स्वयं की अपनी एक विशेष कला परंपरा रही है। तो मुश्किल से 2 लाइन लिखी जाएंगी, 2 भी नहीं लिखी जाएंगी। अब याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, बुद्धास फर्स्ट स्टैचू, फर्स्ट मूर्ति किसमें बनी? मथुरा शैली में बनी। दिल्ली के निकट मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी और यहाँ जो विकसित हुई मूर्तिकला, उसने जगह के नाम पे उसको मथुरा शैली बोला जाने लगा। यहाँ पे जैन तीर्थंकर, हिंदू देवी देवता हम बता चुके हैं आपको, यक्ष, नाग, शिव, कार्तिकेय, इन सब की भी मूर्तियां बनाई गई थी। ये भी बलुआ के अलावा कौन से पत्थर यूज होते थे? चित्तीदार पत्थर, ये स्पॉटेड स्टोन होता था, स्पॉटेड, SPOTTED, स्पॉटेड स्टोन। ठीक है, अब मथुरा शैली में क्या था? बुद्ध को किस प्रकार दर्शाया गया था, बताइए मुझे। बुद्ध को दर्शाया गया था इसमें संतों के भांति, सन्यासियों के भांति, इंपॉर्टेंट लिखना है आपको। इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा रहेगी, एक हाथ नीचे की तरफ रहेगा। या आप मुद्राएं देखिए, सारी मत पढ़ के जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। एक अभय मुद्रा रहेगी और एक रहेगी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। इसमें जो है बुद्ध को दर्शाया जाएगा। तीनों मुद्रा याद करके जाओ। खड़ी भी मूर्तियां होंगी मोस्टली, और पैरों के नीचे से सिंह की, मतलब शेर बैठा होगा पैरों में, उसकी आकृति बनी हुई होगी। और सर के पीछे बड़ा प्रभा मंडल होगा। प्रभा मंडल क्या होता है? हेलो, हेलो सुना है? हलो नहीं, हेलो, HALO। वो देखा नहीं है जब कोई भगवान जी मूवीज में प्रकट होते हैं तो पीछे से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे गोला बना होता है, ऑरा होता है उनका, ये डिवाइन ऑरा, समझ रहे हो? तो मथुरा में यही, मथुरा गांधार में मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आपको हेलो दर्शाया जाएगा, प्रभामंडल दर्शाएगा। अब ऑरा मतलब क्या ना, हेलो मतलब क्या ना, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो ये जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूर्ति जो दूसरी समकालीन है, कौन सी? गांधार शैली, उसमें जो है ना बुद्ध को वो राजकुमार की तरह दर्शाया गया, यहाँ पे संतों की तरह दर्शाया गया है। और गांधार शैली पे यूनानी और रोमन कला का भी प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और इसका जो विकास है कहाँ होगा? गांधार कहाँ था? नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में, इस तरफ। तो वो जो है उत्तर प्रदेश से दूर गांधार क्षेत्र में हुआ था। तो ये मूर्ति जो मथुरा शैली की विशेषताएं हैं, ये जरूर आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये सब मैं हटा देती हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो। मेरे ख्याल से बढ़िया तरीका है तैयारी करने का, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप प्लीज बताइए जरूर। अब उत्तर प्रदेश में कुछ बौद्ध स्थल देख लीजिए आप। भाई जब आपने ये सब पढ़ लिया तो ये सारे नाम मेंशन कहीं भी कर सकते हो आप, नॉट यहाँ पे, कहीं पे भी। कपिलवस्तु, अभी का सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु था, बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ राज करते थे। सारनाथ, ऋषिपत्तन, ये तो पूरा आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो उसके बारे में। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन जिसको बोला गया था, और बौद्ध संघ की स्थापना यहीं हुई थी, डियर पार्क जिसको बोला जाता है। कुशीनगर बुद्ध की ये परिनिर्वाण स्थली है। मल्ल गणराज्य थे, वर्तमान कुशीनगर और देवरिया वाला इलाका पड़ता है, ये वर्तमान जरूरी है पता होना आपको, उसकी राजधानी थी। श्रावस्ती, राप्ती नदी के तट पे ये जगह बसी हुई थी। कोसल राज्य की ये कैपिटल थी, राजधानी थी। और बौद्ध ने मैक्सिमम जो अपने उपदेश दिए थे, जो अपनी प्रीचिंग्स दी थी, जो टीच किया था, वो यहीं पे किया था। रामग्राम, ये फिलहाल का गोरखपुर, रामगढ़ ताल के रूप में इसकी पहचान की जाती है। ये कोलिय गणराज्य की कैपिटल हुआ करती थी। देवदह, ये बुद्ध का नैनीहाल था, नाना नानी का घर। अभी का महाराजगंज, नेपाल बॉर्डर पे आसपास है ये, ढूंढीबरी जगह, तो वो ये जगह थी। और पाव, ये वर्तमान का कुशीनगर है, उसका फाजिल नगर साठियायाव क्षेत्र में स्थित है। तो ये कुछ नाम, और अभी ये कहाँ पे लोकेटेड है ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है जी। चलिए अब आप गुप्त काल के देखेंगे। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है, ये गोल्डन एज था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। और इसमें उत्तर प्रदेश में क्या स्थापत्य था वो अब हम देख लेंगे। तो गोल्डन एज तो आपको मेंशन करके आना है, स्वर्ण युग, ठीक है। अब
कानपुर जिले में, आप इसमें नोट करिएगा ये वाली चीज कि कानपुर जिले का भीतरगांव में देवगढ़ झांसी का पत्थर मंदिर और ईंट मंदिर, दो आपको जरूर लिखने हैं, ये अपने कलात्मक पैनलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और प्राचीन कला और शिल्प के कुछ और भी नमूने हैं। विष्णु चित्र है, मथुरा के में बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति है, ये सब सारनाथ संग्रहालय में तथागत की बैठी हुई छवि। ठीक है, कला के मथुरा और सारनाथ दोनों स्कूल गुप्त काल के दौरान अपने चरम पे पहुंचे, क्योंकि जो गोल्डन एज होगी उसमें हर कुछ ही बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। लालित्य और संतुलन इस कला की स्थापत्य कला की विशेषताएं थी इस काल की, ये आप लिख सकते हैं, लाइन इंपॉर्टेंट है। जबकि मूर्तियों में शारीरिक आकर्षण और मानसिक शांति थी, मतलब देख के बहुत जीवंत मूर्तियां थी। देवर वेरी लिविंग स्टैचूज, लिविंग आइडल्स। ठीक है, और इसी टाइम पे प्रतीकात्मक रूपों और सजावटी उद्देश्यों से भी अभूतपूर्व प्रगति देखी गई थी। अब इसमें आपका राजघाट वाराणसी, साहिट माहिट गोंडा बहराइच, भीतरगांव सब पढ़ के जाओ। भीतरगांव कानपुर, अहिचित्र बरेली में भी न केवल पत्थर बल्कि टेराकोटा से बनी कलात्मक मूर्तियां भी देखी गई हैं। तो ये आपको नाम पूरे याद रखे जाने हैं। अब शुरुआत में जो प्रारंभिक मध्यकाल था उसमें उत्तर प्रदेश से फिर से निर्माण गतिविधियां शुरू हुई। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम ऊपर देख चुके हैं, इसको काट दो, इस्लाम छोड़ दो इसको। गुप्त काल में भारतीय कला के इतिहास, फिर से दो बार आ गया, छोड़ दो। मंदिर निर्माण, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा हुई थी गुप्त काल में। ठीक है, शुरू में मंदिर की जो छतें होती थी वो चपटी होती थी, फ्लैट होती थी। फिर आगे जाल के जो ये शिखर है ना, द शिखर स्टाइल, शिखर जो नगर स्टाइल में जो शिखर बनता है, आपने मंदिरों में पढ़ा है ना, दोनों स्टाइल, द्रविड़ और नगर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसमें जो शिखर युक्त मंदिर है उनका निर्माण बाद में स्टार्ट हुआ होना। तो मंदिर में क्या क्या होता था, गर्भगृह, दालान सभा भवन, ड्योढ़ी, ये सब बने होते थे। ठीक है, मंदिर जो है वो ऊंचे चबूतरे पे बने होंगे, चारों तरफ से सीढ़ियां जाएंगी। वो जो बॉलीवुड मूवीज में पहले एक मंदिर नहीं दिखाते थे, वो टिपिकल ये वाला मंदिर होता था। ठीक है, और मंदिर में देव मूर्ति की स्थापना के लिए चकोर या वर्गाकार कक्ष निर्मित होगा, जैसे आप सैंक्टम सैंक्टोरम या फिर गर्भगृह कहलाता है। ठीक है, अब मंदिर के निर्माणों में क्या स्टार्ट हुआ प्रयोग होना, ईंट, ब्रिक। इस समय के मंदिरों का निर्माण मात्र मूर्तियों को प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता था। प्राण प्रतिष्ठा होती थी मूर्तियों की। यहाँ उपासक या भक्तों के लिए अलग से सभा भवन या मंडप जो है वो नहीं होते थे, मतलब सिर्फ मूर्ति स्थापित करेंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे बस। फिर आता है आपका दशावतार टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये उत्तर मध्य भारत में बेतवा नदी घाटी में देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 6वीं शताब्दी में निर्मित एक विष्णु हिंदू मंदिर है। ठीक है, गुप्त काल में निर्मित है ये, और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इससे अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला का पता चलता है। अलेक्जेंडर लुबोट्स्की के अनुसार, ध्यान देना है हमें जैसे ही किसी इंपॉर्टेंट आदमी का नाम आ जाए, यह मंदिर हिंदू पाठ विष्णु धर्मोत्तारा पुराण के 3रे खंड के अनुसार बनाया गया था, जहां पर सर्वोत्तभद्र शैली के मंदिर की डिजाइन और वास्तुकला का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको लोकली रीजनल लेवल पे इसको माना जाता है सागर मढ़। इसका शाब्दिक अर्थ है टैंक के ऊपर निर्मित मंदिर। ठीक है, इस मंदिर के जो सामने है कटे हुए चट्टान में एक जलकुंड भी है, वाटर रिजर्वॉयर भी है। ठीक है, और उत्तर भारत का ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण हुआ। मैंने बताया ना, पहले मंदिरों की छत फ्लैट होती थी, देखो इसमें ये रहा शिखर और ये रहा इसका चबूतरा पूरा, और देखो इसमें सीढ़ियां जा रही हैं, ये देखो यहां से जा रही है, यहां से जा रही है। ठीक है, और इसका एक ऊंचा चबूतरा है जो तहखाने के बरामदे के समांतर स्थापित है। यहाँ पे तीर्थयात्री चारों दिशाओं से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और मंदिर मंच की सभी भुजाओं के बीच से सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। इसका मुख पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर से थोड़ा झुका हुआ है, जिससे सूर्य की किरणें इसकी मूर्ति पर पड़ती हैं। तो देखिए क्या इंजीनियर थे उस टाइम पे। उस टाइम तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोर्सेज भी नहीं थे, फिर भी देखिए दिमाग। ठीक है, ये कितना प्लिंथ है, कितना है, सब छोड़ दो, किसी को याद नहीं रहता है, इसे देख लो एक बार जिसका मन है। कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा दिया। ठीक है, फिर आता है आपका कहोम का मंदिर, देवरिया जनपद में है। कहोम पुराना नाम कुकुम्भ है इसका निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यहाँ 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद रख लेना अगर टेम्पल्स की बात आए तो। फिर आती है आपकी गुप्तकालीन मूर्तिकला। ठीक है, अब गुप्त काल में मथुरा और सारनाथ में बुद्ध और बोधिसत्व कौन होते हैं जानते हैं आप लोग? बोधिसत्वों की अभी बताती हूँ। अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब ये जो मूर्तियां हैं ये मोटे और सुंदर, जो इनके परिधान है, कपड़े काफी मोटे और सुंदर हैं, सिर पर मुड़े हुए केश हैं, कर्ल्ड मतलब, और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, लंबे कुंडल दिखाई देते हैं। जो सारनाथ से हमें बुद्ध की प्रतिमा मिलती है उसमें धर्मचक्र परिवर्तन, भूमि स्पर्श मुद्रा, इन सब मुद्राओं में बुद्ध बैठे हुए हैं या खड़े हैं जो भी। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। पद्मासन जानते हैं आप, योगा वोगा करता है कोई? थोड़ा बहुत नहीं करता है। पंच भद्र वर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धर्मोपदेश देते दिखाई दे रहे हैं। 5 थे भिक्षु, पिछले लेक्चर में 5 कराए आपको मैंने। सिर के पीछे दैदीप
दीप्यमान प्रभामंडल हैलो दिखाई दे रहा है और पलके जो है वो हल्की सी झुकी हुई है, मतलब मेडिटेटिव है ये पोस्चर, याद रखिएगा। और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुध आसन पर बैठे हैं, उनका बायां हाथ उनकी गोद में है जबकि दाहिना जो है वो भूमि को स्पर्श कर रहा है। भूमि स्पर्श मुद्रा ऐसी होती है। और मूर्ति के नीचे आप जानते हैं मार पराजय का दृश्य अंकित है। ठीक है, इतनी बात याद हो गई आपको। अब मेरी बात सुनो, बोधिसत्व वो है जिसने अपना जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है, निर्वाण प्राप्ति का प्रोसेस है, उसको डिले कर दिया, उसको रोक दिया एक जगह पे। क्यों? जिससे और लोग उस रास्ते पे आ सके। वो उसको अपनी मंजिल दिखाई दे गई है, वो बिल्कुल पहुंच गया है, उसने अपना अटेन कर लिया है। ठीक है, ही इज मतलब वो रास्ते पे है बुद्धा बनने की, वो बुद्धा बनने ही वाला है कि उसने अपना ये प्रोसेस रोक दिया है, क्योंकि वो दूसरों को इस दुनिया की सफरिंग से निकालना चाहता है, दुख दर्दों से निकालना चाहता है, और उनके अंदर भी वही सद्भावना, वही कंपैशन, वही फीलिंग्स भरना चाहता है। बोधिसत्व ये है। ठीक है, और ये मुद्राएं याद रख लेना, और ये 2-3 एग्जाम्पल्स जो बताएं ये याद रख लेना। और ये जो किसी की सेइंग्स वगैरह मैं बता रही हूं वो प्लीज लिख लो, क्योंकि 10 जगह से ढूंढोगे फिर लिखोगे। यहाँ पे पूरा मटेरियल सर्च सब तैयार मिल रहा है, सिर्फ पढ़ना है। उस पे भी कमेंट आते हैं, सिर्फ पढ़ रही हैं आप तो, और तो कुछ अलग बता नहीं रही हैं। भैया हमें ऐसा ही बोला गया है सर ने, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा तैयार कर लो चीजें, हंसी मजाक की बात और है, ये चीजें तैयार कर लो पूरी, बहुत फायदा होगा इससे। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें हिट रेशियो नहीं हो सकता। 125 क्वेश्चन आए हमारे प्रीलिम्स में, नहीं कह सकते हैं इस चीज में, कहेंगे वैसे मेंस में भी आता है हमारे, हम कराएंगे भी आपको, देखिएगा मॉडल आंसर्स। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि आप बहुत पता नहीं, मतलब अब आपको 50 किताबें पढ़ा दें और उसमें से आए तो फायदा नहीं है ना। छटा हुआ मटेरियल है, आंसर आपको खुद बनाने हैं। सब्जेक्टिव चीजों में आप लोगों को थोड़ा सा, समझ रहे हैं, सजावट, थोड़ा सा दिखावा दिखावा भी करना पड़ता है, समझिए। थोड़ा सा लिखनी पड़ती हैं चीजें ढंग से, एकदम फैक्ट ओरिएंटेड, और पूरे पैराग्राफ में सिर्फ मतलब की बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए बस झिला रहे हैं तो भाई आंसर नहीं है। ये वाली चीज का थोड़ा ध्यान रखिए जरूर से। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे मध्यकालीन उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला, सल्तनत काल कला क्षेत्र का अंधकार युग कहलाता है, द डार्क एज ऑफ आर्ट। उसमें हम उससे रिलेटेड देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वास्तुकला कैसी थी। देखिए, सल्तनत काल में कला में कुछ खास काम नहीं हो पाया था। ठीक है, इसमें जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने अपनी जो उनकी निर्माण गतिविधियां थी तो उसमें वो सब दिल्ली तक ही सीमित थे। भाई किलाबंदी वगैरह में बहुत बिजी थे ये लोग इस सब में। पर उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर मकबरे और मस्जिद का निर्माण हो रहा था। जौनपुर की बात करें तो इसमें शर्की शासकों का जब आगमन होता है तो यहाँ पे तब कला से संबंधित गतिविधियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। उनके संरक्षण में अटाला, मार्क कीजिएगा ये वाली चीजें, अटाला, खालिस मुखी, झांझी हरी और लाल दरवाजा, ये प्रसिद्ध मस्जिद हैं जो शर्की जो शासक रहे हैं उनके संरक्षण में बनवाई गई थी। इसमें सबसे बड़ी जो थी वो थी जामा मस्जिद। 1408 में इब्राहिम शर्की द्वारा जौनपुर में अटाला मस्जिद बनवाई गई और बाकी के जो मस्जिद थे उनके निर्माणों के भी आदेश दिए गए। अब ये जो है ये हिंदू और मुसलमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें निर्माण की शैली में शक्ति और भक्ति दोनों ही आपको दिखाई देंगी। जौनपुर की जो मस्जिदें हैं उसमें कुछ अनुपम विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें कलात्मक प्रोपाइलियम है। इन मस्जिदों में महिलाओं के लिए भी नमाज अदा करने की सुविधा है जो आमतौर पर उस वक्त नहीं देखी जाती थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में निर्मित किले का अपना मध्यकालीन युग में एक महत्व है। हालांकि यह अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मतलब ज्यादा कुछ डिलैपिडेटेड स्टेट में है काफी, पर जब ये अच्छी स्थिति में था तो इसकी निर्माण शैली थी वो उसकी सार्वभौमिक रूप से प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, वर्तमान में जो इसका आपको शेष दिखाई देगा वो पूर्वी प्रवेश द्वार ही शेष रह गया है, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ था। ठीक है, अब इस्लाम का प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको बताया इस्लाम आया है भारत में तो उसका प्रभाव जाहिर सी बात है पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद 13वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में जिस स्थापत्य का विकास हुआ उसे कहा गया इंडो इस्लामिक, मतलब भारत इस्लामी कला। उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन स्थापत्य की शुरुआत हुई 1504 से। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करवाई थी, याद रखिएगा, ये आपको मेंशन करना है। इससे पहले आगरा सिर्फ एक गांव होता था, सिकंदर लोदी ने इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्थित किया, ढंग से बसाया और अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर यहाँ पे कर ली। यहाँ पे बहुत से महल, कुएं, सड़क, मस्जिद, ये सब का निर्माण भी करवाया गया। तो ये आपको जरूर कोट करना है। 13वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और उसके बाद जो सिकंदर लोदी ने आगरा की जो शुरुआत है उससे यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से शुरुआत हुई थी और फिर कैपिटल भी यहाँ पे ट्रांसफर की गई थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे शर्की स्थापत्य शैली। फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह ने एक किन्नर था ख्वाजा जहां,
उसको 1394 में अपना वजीर बनाया था और उसे किसकी उपाधि दी थी? मलिक उस शर्क, मतलब पूरब का स्वामी। अब ख्वाजा जहां ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपना एक इंडिपेंडेंट राजवंश बनाया जिसको बोला गया शर्की राजवंश, स्वतंत्र था ये। 100 वर्ष के अपने शासनकाल में इस वंश ने जौनपुर में हिंदू और इस्लामी शैलियों का समन्वय, फ्यूजन करते हुए बहुत सारी इमारत बनवाई, मंदिर बनवाए, वो मस्जिद बनवाई, मकबरे बनवाए, और स्थापत्य कला में इस कार्य पद्धति को ही कहा गया शर्की स्टाइल, शर्की शैली। इसमें क्या होता था, इसमें वर्गाकार स्तंभ और छोटी गैलरी के अतिरिक्त मीनारों का अभाव था, मतलब मीनार नहीं होते थे इसमें। और इसका निर्माण कार्य जो कराया वो इब्राहिम शाह शर्की द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद, हुसैन शाह द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद और मोहम्मद शाह द्वारा बनवाई गई लाल दरवाजा मस्जिद है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखना। अब अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा बनवाए गए अटाला देवी मंदिर को तोड़ के उसकी जगह पे करवाया था। मतलब अटाला देवी एक टेम्पल हुआ करता था जो विजयचंद्र ने बनवाया था, लेकिन उसको तोड़ के फिर उन्होंने वहां पे मस्जिद बनवाई। झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामी मस्जिद का निर्माण अटाला मस्जिद की नकल पे कराया था, ठीक है। और इसमें जो है आपको हिंदू शैली का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ गया मुगल काल, ठीक है। अभी आपने देखा सल्तनत काल, जो कि कला क्षेत्र का अंधकार युग था। पुराना रिलेट करते चलिए, तभी क्रमबद्ध तरीके से लय बन पाएगी आपकी, फ्लो नहीं आ पाएगा नहीं तो आंसर में, ठीक है। पढ़ रहे हैं मध्यकालीन, पहले सल्तनत काल देखा, ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, एक दो चीजें ठीक थी, शर्की स्टाइल डेवलप हुआ मेनली, ऐसे करके दिमाग में ऐसे करके रिपीट किया करो चीजें तो याद होंगी। मस्जिदों में लेडीज की भी एंट्री हो गई, अटाला, खालिस, झंझरी, लाल दरवाजा मेनली थी, थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो गई चीजें, और उसके बाद फिर भारत इस्लामी कला पे प्रभाव देखा गया क्योंकि इस्लाम आ गया था, और यहाँ से फिर सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया, तब से जो है बेसिक शुरुआत हुई। फिर आपने शर्की स्थापत्य शैली देखी, प्रॉपर 3 इसमें याद रख लीजिएगा नाम। शुरुआत किसने कराई? ख्वाजा जहां का नाम याद रख लेना। कमी किसमें? मीनारों का अतिरिक्त अभाव था, याद रख लेना, और 3 एग्जाम्पल, बस छुट्टी। और ये अटाला मस्जिद का निर्माण का थोड़ा सा देख लेना, ऐसे याद हो जाएगा, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिवाइज भी करा लेती हूँ, चलो साथ साथ। फिर आपका मुगल काल आ जाएगा। अब मुगलीय वास्तुकला में आप फ्यूजन किस किस चीज का देखेंगे? हिंदू देखेंगे, इस्लामिक देखेंगे और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया का फ्यूजन देखेंगे। तो यूपी की जो इस्लामिक इमारतें हैं उनको भी वैश्विक ख्याति प्राप्त है, और 3 इमारत जो हैं यूनेस्को विश्व संरक्षित क्षेत्र में भी ये जो इमारतें हैं ये नामांकित हैं, इंक्लूडेड हैं। इनमें से कौन से हैं? ताजमहल, आगरा का किला और बादशाह अकबर के ख्वाबों की राजधानी, ड्रीम कैपिटल, फतेहपुर सीकरी। एक्सक्यूज मी। अब मुगल काल के दौरान वास्तुकला भारत और मुस्लिम मिश्रित शैली है, तो ये अपने जेनिथ पे है, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। संगमरमर के स्वप्न के रूप में वर्णित ताजमहल इस शैली का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस अवधि के दौरान असंख्य किले और स्थान, मस्जिद, मकबरे, स्थानांगर, तालाब, ये सब का निर्माण कराया गया। बहुत सुंदर भव्य शैली थी इनकी। मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, उन्होंने अयोध्या और संभल में भी मस्जिदों का निर्माण कराया था, ये तो खैर सबको पता ही होगा। किंतु मुगल वास्तुकला जो है 2 वंशज मेनली, बाबर ने ज्यादा काम नहीं करवाया था, बाबर असल में बिजी बहुत था लड़ाइयों में, तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं हो पाई थी, तो ज्यादातर जो निर्माण कार्यों पे केंद्रित थे वो कौन कौन थे? अकबर और शाहजहां। तो अब अकबर का देख लीजिए आप। अकबर के दौरान अपनी भव्यता थी और शाहजहां के शासनकाल के दौरान गीतात्मक गुणवत्ता थी, तो दोनों लाइन याद रख लेना एज इट इज, कीवर्ड्स। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में और शाहजहां द्वारा आगरा एवं दिल्ली में निर्मित स्मारकों से उनकी मानसिक दृष्टिकोण का बोध होता था, इससे उनका पता लगता था कि उनका बेंट ऑफ माइंड कैसा है। शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने से पहले आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थापत्य गतिविधि को मुख्य केंद्र बनाए रखा, फिर दिल्ली स्थानांतरित कर ली। मुगल काल में उत्तर प्रदेश में निर्मित प्रमुख इमारतों में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित नगर, आगरा का किला और बहुत सी इमारतें शामिल हैं। सिकंदर आगरा में अकबर के मकबरे के भीतर स्थित एक एतमाद उद्दौला, इलाहाबाद में स्थापित अकबर का किला और मथुरा, वाराणसी और लखनऊ में औरंगजेब द्वारा निर्मित मस्जिदें मुगल कालीन स्थापत्य कला के अन्य प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा। इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ताजमहल, जिसे उचित रूप से नारीत्व के प्रति, भारत के समर्पण और एक सम्राट के प्रति एक सम्राट के अपनी पत्नी से के प्रति प्रेम स्मारक के रूप में वर्णन किया जाता है। ये लाइन लिख सकते हैं आप, अच्छी लाइन, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के दौरान मथुरा, वृंदावन और बहुत से स्थानों पर बहुत से मंदिर, घाट, इन सब का भी निर्माण कराया गया था। अब मुगल वास्तुकला में विशेषकर क्या यूज होता था? संगमरमर, चिकने और रंगीन फर्श, नाजुक पत्थर से निर्मित इमारतें, भारतीय और मुस्लिम शैलियों का सुखद सम्मिश्रण था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फ्यूजन।
अब फतेहपुर सीकरी की आप दीवार देखेंगे तो वहां पे सिर्फ रेखा चित्र नहीं मिलेंगे आपको, वहां पे ह्यूमंस और एनिमल्स के भी बहुत सारे पेंटिंग्स प्राप्त होंगी। और इसी के टाइम पे गढ़वाल पेंटिंग स्कूल का भी विकास होगा। आप जानते हैं, आप ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बने या कोई रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग बने, जैसे किशनगढ़ स्टाइल है, बनी ठनी उसकी बहुत फेमस पेंटिंग है, किसी को पता हो तो पेपर में सवाल यूपीएससी में पूछ चुका है ये सवाल, तो आपको पता लगेगा कि इनको क्या था, ये कोर्ट से जब चले गए अपने अपने इलाकों में तो वहां के कहीं कहीं इनको थोड़ा थोड़ा संरक्षण मिल गया छोटे मोटे राजाओं से, तो वहां पे एक रीजनल पेंटिंग ऑफ स्टाइल के तौर पे ये उभर के आई। ठीक है, अब आप बात करें अगर मुगल वास्तुकला की, तो इसके डिविजन्स दो हैं। एक तो है शाहजहां के शाही फरमान के अनुसार संगमरमर से निर्मित भवन, एक कैटेगरी में। अब अकबर के टाइम पे जो भड़कीले लाल रंग इस्तेमाल होते थे, वो शाहजहां के टाइम पे बहुत पेस्टल कलर्स आ गए, मुलायम रंग आ गए। मूल्यवान संगमरमर के उपयोग से अकबर और शाहजहां के विविध व्यक्तित्वों का बोध होता है। जाहिर सी बातें, कहते हैं ना वो कलर आप कौन सा पहनते हो उससे आपकी पर्सनालिटी वगैरह पता चलती है, तो पहले इस सब पे बहुत ध्यान दिया जाता था। आगरा का किला अकबर के समय में वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। आगरा का किला यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी देखेंगे भी हम नीचे। और भव्य पैमाने पर निर्मित इस किले में वास्तुकला की भारतीय और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण आपको मिलेगा। और अकबर ने इलाहाबाद में भी एक किला बनवाया था जिसका महत्व उसके शासनकाल के दौरान आगरा के किले के समान ही था। आजकल ये ओडी फोर्ट के नाम से, ऑर्डिनेंस फोर्ट, जिसमें आपको वो वट वृक्ष भी मिलेगा, अक्षय वट। अभी पूरा आर्मी के अंडर है, कोई गया हो तो। ठीक है, आगरा का किला तो आप जानते हैं मुगल शासक बादशाह अकबर ने इसका निर्माण कराया 1565 में। और ये जो है डिजाइन और निर्माण के लिए काफी फेमस रहा है। ताजमहल के बगीचों के पास 16वीं शताब्दी में बनवाए गए एक महत्वपूर्ण मुगल स्मारक को आगरा के लाल किले के रूप में जाना जाता है। रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया था और 2.5 किलोमीटर लंबी बाड़े की दीवारों के भीतर ये स्थित है। इसके अतिरिक्त मुगल स्थापत्य में मोती मस्जिद, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है। सफेद संगमरमर से बनी हुई मस्जिद है जो एक आदर्श मोती, एन आइडियल पर्ल समझते हैं, सच्चा मोती, उसके समान है। और बाकी देखेंगे तो आप दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, ये 1666 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां की मृत्यु हुई। फिर जहांगीर का महल, खास महल, शीश महल, आगरा का किला, ये सब जो हैं ये भी कुछ प्रमुख उदाहरण हैं और इनमें से कुछ के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। ठीक है, अब आगरा का निर्माण कब स्टार्ट हुआ? 1565 के आसपास शुरू हुआ। अब प्रारंभिक जो संरचनाएं थी वो अकबर ने करवाई, फिर उसके बाद उनके पोते शाहजहां ने भी इसका निर्माण का बीड़ा उठाया था, जिन्होंने इस किले में अधिकांश संगमरमर की कृतियों का निर्माण करवाया था। अर्धचंद्राकार क्रेसेंट शेप्ड है ये और पूर्व की ओर थोड़ा चपटा है और नदी के समान इसकी एक लंबी लगभग सीधी दीवार पड़ती है। कितने मीटर चौड़ी ये सब आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो रूपरेखा है नदी के मार्ग से निर्धारित होती है, क्योंकि उस समय इस नदी का बहाव इस किले के समांतर था, पैरेलल था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बना हुआ था। अब तो कहाँ नदियां सब सूख गई हैं। और इसमें मूल रूप से 4 द्वार होते थे और 2 को बाद में दीवार से ढक दिया गया था। तो अभी फिलहाल आगंतुकों को केवल अमर सिंह गेट, मेन गेट है इसका, उससे ही एंट्री मिलती है फिलहाल अगर आप जाएंगे तो। जहांगीर महल पहली ऐसी उल्लेखनीय इमारत है जिसमें आगंतुक अमर सिंह द्वार नामक किसी एक ही द्वार से प्रवेश आप कर सकते हैं। ठीक है, जहांगीर अकबर का पुत्र और मुगल सिंहासन का आप जानते हैं उत्तराधिकारी रहा है। जहांगीर महल पत्थरों से निर्मित और इसके बाह्य रूप से अन्य पदार्थों से सजाया गया था। जहांगीर महल कुछ फारसी छंद एक बड़े पत्थर के कटोरे पर सजावटी ढंग से उकेरे गए हैं। इस कटोरे का उपयोग संभवतः सुगंधित गुलाब जल, केवड़ा जो होता है ना परफ्यूम के लिए, अकबर ने अपनी पसंदीदा रानी जोधाबाई के लिए जहांगीर महल के बगल में एक महल बनवाया था। ऋतिक रोशन जी ने ऐश्वर्या राय जी के लिए बनवाया था। ठीक है, तो अब ये और कुछ नीचे दिए हुए हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। खास महल, ये शाहजहां ने विशेष संगमरमर से बनवाया था और ये इस्लामी फारसी विशेषताओं का एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके निर्माण में छत्रियों का एक शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी जो हिंदू वास्तुकला से प्रेरित है। और इसे बादशाह का शयन कक्ष, मतलब ये बेसिकली रेस्टिंग प्लेस थी, आरामगाह था। और खास महल से सफेद संगमरमर की सतह पर पेंटिंग का सबसे सफल उदाहरण प्राप्त होता है, मतलब मार्बल पे पेंटिंग थी। ठीक है, और इसमें बाईं और शाहजहां द्वारा निर्मित मुसम्मन बुर्ज जो है ना वो इसी में है। और ऑक्टागोनल है, ये अष्टकोणीय मीनार है जहां पर एक खुले मंडप का निर्माण भी करवाया गया था। बहुत खुला है, बहुत ऊंचा है, शाम को ठंडी हवा चलती है इसमें। निर्माण इस तरीके का है, मतलब मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है ये। और यहीं पे शाहजहां जो था ना अपने डेथ बेड पे लेटा था और मतलब ताजमहल की तरफ देखते हुए उसकी डेथ हुई थी। मतलब व्हेन ही वाज इन हिज लास्ट डेज ऑफ लाइफ, जब वो अंतिम समय में था तो वो इसी में अपना उसने टाइम गुजारा था। ठीक है, फिर आपका शीश महल। शीश महल या फिर ग्लास पैलेस हम्माम में सजावटी जल अभियांत्रिकी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, मतलब ये एक हरम या ड्रेसिंग रूम था, बेसिकली प्राइवेट था बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी दीवारों पर छोटे दर्पण उकेरे हुए हैं, तो मतलब पूरा
सजने संवरने का काम यहाँ होता था। और ये भारत में कांच मोजाइक सजावट का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसमें शीश महल के दाईं ओर दीवाने खास है, निजी दर्शकों के लिए हॉल होता था, ये प्राइवेट जो ऑडियंस होती थी। और यहाँ पे संगमरमर के खंबे रमणीय पुष्प पैटर्न में अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े हुए हैं। ये सब लाइंस एज इट इज लिख के आनी है प्लीज, इसमें कोई जनरलाइज लैंग्वेज नहीं यूज करनी, हम बोलचाल की भाषा में पढ़ रहे हैं, आपको ये लिख के आना है क्योंकि आपको मटेरियल दिखाया जा रहा है। दीवाने आम में आप जानते हैं पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन भी हुआ करता था, जहां शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने पर लाल किले में उसको ले गया था वो। फिर कहाँ गया ये बताइए? शाहजहां द्वारा निर्मित नगीना मस्जिद है एक, दरबार की महिलाओं की निजी मस्जिद हुआ करती थी, प्राइवेट मॉस्क पता नहीं बनी, यहीं करते रहो अपना पूजा पाठ, को दिक्कत। ठीक है। मोती मस्जिद आगरा किले की सबसे सुंदर संरचना है। यह इमारत वर्तमान में आगंतुकों के लिए बंद है, मतलब प्राइवेट ऑडियंस के नॉट गो देयर, पब्लिक ऑडियंस सॉरी। और मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने अपनी निजी उपयोग के लिए बनाया था। तो सब इनके पास था। ये वो राजत वाली बात होती है जैसे आजकल सुनते नहीं, अंबानी के पास सब कुछ है, अंबानी जो है बहुत बड़ा घर है, इतनी गाड़ियां हैं, प्राइवेट विला है, प्राइवेट आइलैंड हैं, प्राइवेट जेट हैं, तो ये वही तो हैं सब, ऐसे ही राजा हैं ये लोग समझ रहे हैं। और अकबर की सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य परियोजना आगरा से 40 किलोमीटर दूर आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। फतेहपुर सीकरी अब देख लेंगे हम पूरी, अकेला फतेहपुर सीकरी पे आ जाए कोई सवाल या फिर इसमें से लिखने को आ जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे तो अच्छी चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अभी जानते हैं आप ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम में 26 मील दूर है आगरा से, और अकबर के आदेश पे बनवाई गई थी। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने सीकरी रिज पर एक शानदार शहर की स्थापना कराई थी। काफी इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे अकबर, और इन्हीं के मानते हैं, इनके आशीर्वाद से इनको इनके घर में बेटे का जन्म हुआ था, उसी का उनका नाम इसने सलीम रखा था। और 1571 में अकबर ने अपने निजी उपयोग के लिए, प्राइवेट यूज के लिए इसको बनवाया था, और 1 वर्ष के भीतर अधिकांश निर्माण इसका समाप्त हो गया था। और फिर अगले कुछ सालों तक एक सुनियोजित प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक भवन का निर्माण जो है संभव हो पाया था। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों तरीके से यूज होता था। ठीक है, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर यूज हुआ है इसमें। परंपरागत शहतीर निर्माण पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा प्लीज। और स्तंभों, ताकों और टाइल्स आदि का निर्माण स्थानीय पत्थरों से किया गया है, जिन्हें बिना गारे के, मतलब बिना मोर्टार के जोड़ा गया है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीजें एज इट इज लिख के आनी है। तो कुछ चीजें जो हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, जिमी मस्जिद, अब ऐसे एग्जाम्पल में ना कीवर्ड में जैसे डाल दो जिमी मस्जिद, अकबर के टाइम की बनी हुई पहली इमारत है, ये पहली इमारतों में से एक है, और इसकी दीवारों पर इसके निर्माण कार्य संपन्न होने की तिथि भी लिखी हुई है जो आपको नहीं याद करनी है। इसके 5 वर्ष बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। आप जानते हैं अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में से शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, नौबत या नक्कार खाना, ड्रम हाउस, शाही टकसाल, कारखाना, शाही कार्यशाला, खजाना, हकीम का क्वार्टर, दीवाने आम, सार्वजनिक दर्शकों के लिए हॉल, सुनहरा मकान, स्वर्ण घर, जोधाभाई का महल, बीरबल का घर, ये सब ये इंपॉर्टेंट है सारे एग्जांपल्स, प्लीज देख के जाओ। अब संतानहीन था ये, मैंने आपको बताया ना अकबर, तो इनको सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास संतान कामना की प्रार्थना से गए थे, और इनको फिर पुत्र प्राप्ति हुई थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी वहीं बनवाई और इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। बाद में पानी की कमी हो गई थी यहाँ पे, थोड़ा सा वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम था, और उत्तर पश्चिम से थोड़ा सा अशांति भी थी, आक्रमणकारी आ रहे थे, तो इसलिए इन्होंने अकबर को इसे छोड़ना पड़ गया था। अब फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है धार्मिक कार्यकलापों से जुड़ी इमारतें, ठीक है, रिलीजियस चीजों से जुड़ी, और दूसरी जनरल सामान्य। जो धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई इमारतें हैं उसमें है विशाल जामा मस्जिद और भव्य बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण 1602 में अकबर ने जब दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त की थी तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं अरबी अक्षरों में, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सफेद संगमरमर से बनी है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है 1581 में पूरा कराया गया था। यहाँ पे बहुत रेवर्ड सेंट हैं, ये माने गए संत हो रहे हैं, ये मतलब सूफी संत, और देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और संत की महिमा में प्रार्थना करते हैं, और यहाँ की नक्काशीदार खिड़कियों में लाल धागा बांधते हैं। वो आपने देखा होगा, मतलब जो जाते हैं मस्जिद उन्होंने देखा होगा, पता होगा उन्हें, ऐसा परंपरा है, धागा बांधते हैं आप विश के लिए अपनी। मंदिरों में भी होता है ये, कहीं पे नारियल बनते हैं, कहीं पे धागा बनता है, मान्यताएं हैं सब, भक्ति में शक्ति है ही। तो विशेष तौर पर यहाँ संतान प्राप्ति की कामना ही की जाती है। तो मतलब अकबर को प्राप्त हो गई थी संतान, तो फिर उस चीज से जुड़ जाती है ना भाव इंसान का, तो इस हिसाब से। और बहुत बड़ा उत्सव भी आयोजन किया जाता है यहाँ पे संत की पुण्यतिथि पे, जहाँ पे काफी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। ठीक है, चलिए अब फतेहपुर सीकरी के भीतर जो है कुछ निर्माण कार्य हुए थे, उनमें से आप कुछ देख लीजिए। बुलंद दरवाजा जैसे अभी ऊपर देखा, थोड़ा डिटेल में देख लेंगे अभी। अब ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा से
43 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, उसमें स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। 1571 में इसका निर्माण अकबर ने करवाया। इसका मतलब है महान या ऊंचा, बुलंद का मतलब तो यही होता है, और अपने नाम को सार्थक करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ये गुजरात पे विजय प्राप्त की थी इन्होंने, और बस चलो भैया बनवा दो एक दरवाजा। दरवाजे जो है वो 134 फीट की है ऊंचाई, लाल और पीले बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। मेहराबों के निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। तो मतलब अगर बाई चांस ये लिख के आएंगे तो देखिए और अच्छा लगेगा कि देखो ऐसा नहीं लिख रहा है ये कि बुलंद दरवाजे का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है, नहीं, लाल और पीले से हुआ है, और मेहराबों का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है। देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ा ना, एकदम मजबूर हो गया एग्जामिनर, अब तो नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, हंसते वस्ते रहा कीजिए थोड़ा, समझ रहे हैं। चलिए, पहली बहुत लोड है। सलीम चिश्ती का मकबरा। नगर के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित जामा मस्जिद के बरामदे में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। बलुआ पत्थर से निर्मित वर्गाकार मकबरा है। संगमरमर का भी काम जहांगीर ने इसमें करवाया था। सीपियों से बने स्तंभ हैं, नक्काशी की हुई जालियां हैं, पर्दे हैं, जाली के पर्दे। और 1580-81 के दौरान जनाना रोजा के पास फतेहपुर सीकरी में शाही परिसर के साथ इसको बनवाया गया था। और जामा मस्जिद के चतुर्भुज के भीतर बुलंद दरवाजा की ओर दक्षिण की ओर है ये। और अब जानते हैं ये सूफी संत सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और सीकरी में रिज पर एक गुफा में रहने वाले का दफन स्थल है। ऐसे लिखेंगे तो देखिए कितना बढ़िया लगेगा। बस इतना लिख देंगे शेख सलीम सूफी चिश्ती का ये है, ऐसे लिख देंगे मतलब दफन स्थल, तो ऐसे से पूरा डिटेल में लिखिए तो और सुंदर लगेगा। और इसका निर्माण अकबर ने सूफी संत के प्रति सम्मान प्रकट करने के रूप में किया था, जिन्होंने अकबर के बेटे के जन्म की भविष्यवाणी की थी, और उन्हीं के नाम पे उन्होंने उसका नाम रखा था। बाद में वो जहांगीर ने अकबर को मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है, चलिए फिर दीवाने आम और दीवाने खास हो जाता है। ये दो प्रशासनिक भवन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स। ठीक है, यहीं पे पेपर कंडक्ट होता था यूपीएससी का और पीसीएस का। दीवाने आम एक बड़ा आयताकार कक्ष था जो चारों ओर से स्तंभों से, पिलर्स से घिरा हुआ था। अकबर के लिए यहाँ पे एक सिंहासन बना हुआ था, और फिर वो वहाँ पे बैठते थे पूरा ऐसे राजा की तरह, विचार विमर्श करते थे। अच्छा हाँ ठीक है, ऑप्शनल हटा दो। ठीक है, दीवाने खास एक आयताकार सभा कक्ष है जिसमें बाहर की ओर से 2 मंजिल हैं, और इसके प्रत्येक कोने में खंभों पर गुम्बद नुमा छतरी लगाई गई है। और यहाँ पे है चर्चित इबादत खाना। सवाल आ चुका है इस पे, तो यहाँ पे होते थे धार्मिक, विभिन्न धार्मिक जो प्रतिनिधि होते थे, धार्मिक चर्चा होती थी इसमें। रिलीजियस डिस्कशंस यूज्ड टू टेक प्लेस हर गुरुवार को। ठीक है, फिर है आपका जोधा भाई का महल। मरियम उज जमानी बेगम उर्फ हीर कुंवारी, नाम सब याद करो, हीरा कुंवारी, हरका बाई, जोधा बाई, ये मुगल साम्राज्य की एक महारानी थी, आप जानते हैं, ऐश्वर्या राय। ये सम्राट अकबर की पहली प्रमुख राजपूत पत्नी थी। पहले से इनकी 2 मुगल पत्नियां भी थी, और ये जहांगीर की मम्मी थी। सभी महलों में से सबसे बड़ा महल इनको डेडिकेटेड था। और यहाँ गुजरात, मांडू एवं ग्वालियर की वास्तुकला पर का परंपरागत इस्लामी वास्तुकला के साथ मिश्रण किया गया था। और यहाँ कहते हैं कृष्ण मंदिर भी था, कृष्ण जी की पूजा करती थी तो इनके लिए कृष्ण मंदिर भी था। मतलब ऐसा मूवी में भी दिखाया गया है और ऐसा है भी शायद, मतलब। और इसकी नीली टाइलों से बनी छत फतेहपुर सीकरी में अपनी तरह की एकमात्र वास्तुकला है। सबसे विशाल और भव्य भवन है फतेहपुर सीकरी का, और गुजरात शैली का प्रभाव आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भवन में ऊपरी मंजिल में उत्तर में ग्रीष्म विलास और दक्षिण में शरद विलास का निर्माण कराया गया था, मतलब मौसम के हिसाब से यहाँ पे जगह थी रहने की। और जोधाबाई के पास ही था मरियम का महल, जिसके निर्माण पर फारसी कला का प्रभाव दिखेगा। मरियम उस जजमानी बेगम को हिंदुस्तान की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक सेवारत एकमात्र हिंदू मुगल महारानी यही थी। ठीक है, 43 वर्षों तक इनका टाइम पीरियड रहा था। फिर आता है आपका पंचमहल। फतेहपुर सीकरी का सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है, जिसे ड्रीम इन स्टोन, मतलब पत्थर में बना हुआ सपना, पत्थर का सपना, मतलब सपना पर पत्थर में, इतना सुंदर। और फतेहपुर सीकरी का महल यही अकबर ने करवाया, इसका भी निर्माण देख सकते हैं आप डेट एक बार। और पूरा परिसर स्थानीय रूप से उत्कीर्ण लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, मतलब लोकली सोर्स्ड था कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसे सीकरी बलुआ पत्थर के रूप में जाना जाता है। आप मेंशन करेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इसका अर्थ है 5 लेवल पैलेस, अकबर ने नाम रखा था। और इसकी जो ये संरचना है, ये जनाना क्वार्टर, हरम के करीब था, जिसका उपयोग मनोरंजन और विश्राम के लिए किया जाता था। और ये असाधारण प्रकार की संरचना है जो बौद्ध मंदिर के रूपांकित तत्वों को नियोजित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज याद रखिएगा। फिर आती है आपकी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद से प्रेरित है, मतलब जो द मॉस्क ऑफ मक्का है ना, उससे माना जाता है इसका, कि उससे प्रेरणा लेके इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसमें बीच में एक बड़ा बरामदा, 3 तरफ से तोरण पथ, आर्केड्स हैं, ऊपर गुंबदनुमा छत है। मस्जिद का आम प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को शान फतेहपुर के नाम से भी आप जाना जाता है, और मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी विश्व विरासत स्थल में 17वीं सदी की एक मस्जिद है,
और आप देख सकते हैं टाइम पीरियड कब से कब तक इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखते रहिए पीछे पलट पलट के हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले सल्तनत देखी थी, फिर हम मुगल काल में आए। मुगल काल में काफी अच्छा था, अकबर और शाहजहां के टाइम पे वो देखा हमने। शाहजहां के टाइम पीरियड में आएंगे हम, तो फिर हम उसमें जो जो चीजें, आगरा का किला हो गया, अलग अलग फतेहपुर सीकरी, उसके अंदर क्या क्या बना हुआ था, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे देखी। पुराना नहीं भूलना है, आगे बढ़ते जाना है। चलिए तो अब आप देखेंगे मुगल काल में जो स्थापत्य कला थी उसका चरमोत्कर्ष। ठीक है, अब आता है शाहजहां का शासनकाल। इस दौरान जो मुगल वास्तुकला थी ये अपने चरम पे पहुंची। संगमरमर का युग था, आप जानते हैं शाहजहां को संगमरमर कुछ ज्यादा ही पसंद था और सौंदर्य के प्रति सम्राट का आकर्षण बहुत ज्यादा था। तो जो इस काल में निर्माण हुआ उसमें प्राकृतिक सुंदरता का अनुपम दृश्य देखने को मिलता है, नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। इसमें निर्माण की शैली, तकनीक, परिवर्तनों के कारण चित्र, डिजाइन और रूपों में नवीनता। भाई तकनीक बदली, शैली बदली, तो उसमें परिवर्तन आए, चित्र बदले, डिजाइन बदले और जो प्रारूप आए वो थोड़े नए आए। आगरा का किला इस परिवर्तित शैली का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो जब परिवर्तन आया तो परिवर्तन में आप आगरा के किले को लिखेंगे, याद रखिएगा, ऐसे करके पॉइंट्स बना लीजिए। इसी बीच अकबर द्वारा निर्मित लाल बलुआ पत्थर की कई इमारतों को ध्वस्त करके संगमरमर का प्रयोग करके उनको फिर से बनवाया गया। मतलब इतना प्यार था संगमरमर से इनको। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखनी है आपको। और उपरोक्त संबंध में दीवाने आम हो गया आपका, दीवाने खास हो गया, इसका भी इंपॉर्टेंट है उल्लेख करना। नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद सब देख चुके हैं आप ये ऊपर। अरे भाई एक सेकंड, चलिए ठीक है। अब इसमें जो है सबसे अलग जो अब आप उदाहरण देंगे तो आप ताजमहल लिखेंगे ही लिखेंगे। आप जानते हैं किसकी, मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां ने बनवाया था और पूरी तरह से सफेद मकराना संगमरमर से बना हुआ है। ये बेहद सुडौल गुंबद से ढका हुआ है जो मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन रचना में परिणत होता है। ठीक है, तो ताजमहल के बारे में तो देखना पड़ेगा ही हमें, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अब ताजमहल जो है ये आपको आगरा में यमुना नदी के तट पे बना एक हाथी दांत सफेद, सोचिए आप, आइवरी व्हाइट संगमरमर का मकबरा है। ये मौजुलम है बेसिकली। 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी, मतलब पसंदीदा पत्नी इतनी सारी होती थी ना, मुमताज महल की मकबरे के लिए इसके शुरू किया गया था। अब जो सम्राट था ये, इसमें अपनी सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम नाम था इनका, इसकी स्मृति में इस मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे मुमताज महल के नाम से जिन्हें जाना जाता था। इनकी मृत्यु 1040 में हुई और अपने पति के लिए उनकी अंतिम इच्छा, उनकी स्मृति में एक ऐसा मकबरा बनवाया जाए कि दुनिया में किसी ने ना देखा हो। मतलब ऐसी ऐसी डिमांड्स जो है लेडीज कर देती थी और देखिए लोग मानते भी थे, समझ रहे हैं आप। और 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 48 में इसका खत्म हुआ निर्माण। अमानत खान शिराजी ताजमहल के सुलेखक थे। नाम लिख के आएंगे तो सोचे कितना अच्छा लगेगा कि इसे कितना पता है। उनका नाम ताज के एक द्वार पर उकेरा गया है, शिलालेख में लिखा हुआ है। प्रसिद्ध कवि ग्यासुद्दीन ने मकबरे पर छंदों को डिजाइन किया था, जबकि तुर्की के इस्माइल खां अफरीदी इसके गुंबद निर्माता थे। तो बताइए, अलग अलग जगहों से स्पेशलिस्ट बुलाए गए थे। और मोहम्मद हनीफ यहाँ के राजमिस्त्री अधीक्षक थे और ताजमहल के डिजाइनर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, ये मेन आर्किटेक्ट रहे होंगे। और पूरे भारत से, मध्य एशिया से कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया था और 1000 हाथियों का बेड़ा प्रयोग किया जाता था इस स्थल पे ले जाने के लिए सामान। भाई तब तो ये सब थे नहीं, योगी जी का बुलडोजर और ये सब क्रेन्स वगैरह नहीं थी। इसका केंद्रीय गुंबद देखिए 187 फीट ऊंचा है, लिख सकते हैं आप, देखिए ताजमहल जैसी चीजों में लिख सकते हैं। और लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सीकरी से आया, पंजाब से जैस्पर आया, चीन से जेड क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से लैपिस लजुली, नीलम, अरब से कोयला, पन्ना, हीरे, कॉर्नियल, ये सब आए थे। वो पीट्रा ड्यूरा टेक्निक यूज होती है ना, इसमें छोटे छोटे वो डिजाइन बनाते हैं और उसमें बीड्स एम्बेड करते हैं अलग अलग रंगों के, टर्कोइश कलर के और पिंक, ब्लू, रेड सब। तो वो उसके लिए देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान आता था। तो ये जरूर लिख के आइएगा प्लीज, थोड़ा सा याद कर लीजिए। और जड़ाई के काम के लिए 28 प्रकार के दुर्लभ, अर्धकीमती, सेमी प्रेशियस और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, सोचिए। और ये मकराना की खदान से आप जानते हैं आज भी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मार्बल है मकराना का। ठीक है, और मुगलों द्वारा निर्मित स्मारक और मकबरों के अलावा स्थानीय शासकों ने राज्य में कई स्थानों पर उल्लेखनीय इमारतों का भी निर्माण किया था। जौनपुर और लखनऊ शैली में निर्मित ये इमारतें विशेष रूप से आकर्षक हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसमें मुगल स्मारकों की विशलता और भव्यता का अभाव है। ठीक है, तो ये एक लाइन आप देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए शाहजहां द्वारा निर्माण कराए गए कुछ अन्य स्थापत्य हैं। एक दीवाने आम है, ये हम देख चुके हैं ऊपर, थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे बस। यहाँ पे ये मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरे के किले में 1627 में बनवाया था और ये मुख्य सभागार था बेसिकली सम्राट का। आम जनता के आने, बातचीत करने, फरियाद वगैरह सुनने, मतलब ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म
को जोर देते हुए इन्होंने बनवाया होगा। और ये शाहजहां के टाइम का पहला ऐसा भवन है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और जोधपुर के मकराना से इसको लेके आए थे, ये संगमरमर वहीं का था। और शाहजहां के बैठने के लिए जो बना था वो था तख्त ताउस, जो कि पीकॉक थ्रोन था। आपको कमेंट करके बताना है कौन ले गया था पीकॉक थ्रोन। दीवाने खास 1637 शाहजहां आगरा के किले में बनवाया, सेम सफेद संगमरमर। और ये उच्चाधिकारी कैबिनेट मीटिंग्स होती होंगी यहाँ पे, मतलब उत्सर की मंत्रणा और ये सब। मुसम्मन बुर्ज एक 6 मंजिला भवन था जहाँ शाही परिवार की जो स्त्रियां थी वो पशुओं का युद्ध, ये सब जो होता है ना मनोरंजन वाले जो खेल होते हैं, ये बैठ के देखती थी। यहाँ सब बस मौज मस्ती चलती थी, अपना खाओ पियो मौज करो। और औरंगजेब द्वारा कैद किए जाने के बाद शाहजहां यहीं से ताजमहल को निहारा करता था, यहीं पे उसकी डेथ होती है, फिर हमने देखा था अभी। और मुसम्मन बुर्ज, जिसे समन बुर्ज या शाह बुर्ज भी कहते हैं, ये आगरा किले में शाहजहां के निजी हॉल दीवाने खास के करीब एक अष्टकोणीय मीनार था। फिर आपका आगरा के किले में जामा मस्जिद, ये शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहारा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था 1648, फ्राइडे मस्जिद बोलते हैं ना इसको। और जामा मस्जिद मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है। और इसमें इसके बीच में एक फुआरा है, फाउंटेन है, और आंगन में 4 कियोस्क द्वारा समर्थित है। आंतरिक दीवारों में शाहजहां और शाहआरा की प्रशंसा करते हुए फारसी शैली में ग्रंथ हैं। आगरा में मोती मस्जिद, ये शाहजहां ने करवाया इसका निर्माण। और शाही दरबार के जो सदस्य होते थे ना, उनके लिए इसका निर्माण कराया गया था। उत्कृष्ट सफेद संगमरमर से बनी मोती मस्जिद आगरा के किले की सर्वश्रेष्ठ संरचना है, पारसी ब्राउन, इंपॉर्टेंट। मोती मस्जिद मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम रचना है, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ गए हैं आप अवध में। अवध के नवाबों ने जो स्थापत्य कला है उसको कैसा प्रोत्साहन, कैसा संरक्षण, क्या काम किया, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो मुगल कालीन स्थापत्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा रुकावट सी आ जाएगी। अवध के जो नवाब हैं उसमें भवन निर्माण की कुछ जो पुरानी परंपराएं हैं वो उनको जारी रखेंगे। वो कई जगह पे मस्जिद, दरवाजे, बगीचे, इमामबाड़ा ये सब बनवाएंगे। शुरुआत में जो भवन होंगे वो केवल फैजाबाद तक सीमित होंगे, लेकिन बाद में फिर जो है उसका जो मुख्य केंद्र बन जाएगा वो बन जाएगा आपका लखनऊ। फिर इसके शासनकाल में प्रसिद्ध इमारतें में से कौन कौन सी हैं? अशफक उद्दौला इमामबाड़ा, केसरबाग में समाधि, लाल बरादरी रेसिडेंसी, और शाहनजफ हुसैनाबाद इमामबाड़ा, छत्र मंजिल, मोती महल, केसरबाग पैलेस, दिलकुशा गार्डन और सिकंदराबाद। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लीज याद रखिएगा। अब इसमें से जो असफउद्दौला द्वारा निर्मित बड़ा इमामबाड़ा है ये सबसे गरिमापूर्ण और भव्य है। इसका जो गुंबददार हॉल है वो शुद्ध लखनऊ शैली का एक अनोखा विशेषता है इसकी, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा हॉल माना जाता है, ठीक है। और इसको आप छोड़ सकते हैं, बस इतना ही आप लिख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भी और उसके बाद स्थापत्य कला को राज्य संरक्षण प्रदान करने की नीति से एक उल्लेखनीय परिवर्तन सुनिश्चित किया गया था। फिर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, उसने धार्मिक निर्माण कराए, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद ये सब निर्माण को रुचि दिखाना बंद कर दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, धर्मनिरपेक्ष भवन, इन सब का निर्माण बड़े पैमाने पर करवाया था। मतलब पर्टिकुलर किसी धर्म से रिलेटेड निर्माण इन्होंने रुकवा दिए थे ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन एक जनरल जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो इन्होंने जारी रखी थी। ऐसी इमारतें पारंपरिक निर्माण गतिविधि में आमूलचूल परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। प्रकृति में उपयोगितावादी होने और सभी वास्तुशिल्प शैलियों से परे होने के कारण ब्रिटिश काल में वास्तव में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के इतिहास की एक नई युग की शुरुआत की थी। ये लाइन प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आपका आएगा जहांगीर के शासनकाल में स्थापत्य। जहांगीर में विकास थोड़ा सा कम रहा। उत्तर प्रदेश में 2 ही प्रमुख इमारतों का निर्माण हुआ, अकबर का मकबरा और इमादुद्दौला का मकबरा। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा दोनों। सिकंदरा आगरा में है और 1605 में अकबर ने इसका निर्माण स्टार्ट करवाया था, फिर जहांगीर ने इसको कंप्लीट किया था। सिकंदर का नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा गया। यह एक सुंदर 5 मंजिला मकबरा है। अकबर का मकबरा आगरा से 8 किलोमीटर दूर दिल्ली मार्ग पे सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। और पिरामिड के आकार का ये एक्चुअली 5 स्टोरीड मकबरा है, 5 मंजिला मकबरा। इसने अकबर ने खुद योजना इसकी तैयार की थी और निर्माण भी स्टार्ट कराया था, लेकिन फिर जहांगीर ने इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था और फिर इसको पूरा करवाया था। चौकोर है भवन जो चारों ओर से बागान से घिरा हुआ है, चारबाग स्टाइल सुना है ना आपने, चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो, और मतलब बीच में ये है और चारों तरफ बाग हैं। जहांगीर ने संगमरमर से कराया इसका निर्माण और प्रत्येक दिशा की 4 दीवारी के मध्य भाग में प्रवेश द्वार बने हुए हैं, किंतु परिसर में सिर्फ दक्षिण की ओर से प्रवेश किया जा सकता है और बाकी के जो प्रवेश है वो दिखावटी है, मतलब फॉर डेकोरेशन है। और मकबरा जो है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है, इसमें डोम नहीं है कोई, ठीक है। इसके अलंकरण में परंपरागत फूल पत्ती, मैंने बताया ना अलंकरण करना है आंसर का आपको। इसमें हाथी, हंस, कमल, स्वास्तिक और चक्र का भी प्रयोग किया। अब ये आप फूल पत्ती तो हो जाएगा यहाँ से प्रिपेयर, हाथी, हंस, कमल, स्वास्तिक, चक्र कहाँ से लाएंगे आप? पॉलिटिकल आर्टिकल्स आप याद करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अहमदुद्दौला का मकबरा, तो ये जो है ये यमुना नदी के बाईं तट पर चीनी का रोजा के बाद है।
एतमतुद्दौला जो साम्राज्य के खजांची तथा जहांगीर के शासनकाल में वजीर के पद पर पदोन्नत साम्राज्ञी नूरजहां के पिता थे। नूरजहां का क्वार्टेट अगर आपने पढ़ा हो प्रीलिम्स में तो उसमें भी ये शामिल थे। इनके पिता थे मिर्जा गियास बेग को दी गई उपाधि थी एतमतुद्दौला। ठीक है, और नूरजहां ने ही ये निर्माण कराया था 1626 में अपने पिता की कब्र पर। ठीक है, पूर्ण संगमरमर से बनी ये पहली पूर्ण संगमरमर, देखिए इसमें कोई पत्थर वत्थर नहीं यूज किया है दूसरा। और इसी इमारत में पहली बार पच्चीकारी या पीतरादोरा, मैंने बताया ना आपको पीटराड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। और नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के लगभग 7 वर्ष बाद पूरा करवाया था। ठीक है, ये हमने यहाँ तक हमारा सारा का सारा स्थापत्य कला और ये सब देख लिया है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प। देखिए, ये ना तो सिर्फ भारत में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं। सिल्क की साड़ियों से लेके मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, मिर्जापुर कालीन भैया से लेके चिकनकारी, जीआई टैग मिला हुआ है चिकनकारी को। तो उत्तर प्रदेश सदैव ही हस्तशिल्प के मोर्चे पर अग्रणी रहा है। और कुछ विशिष्ट, भैया बहुत परेशान हूँ इस पेन से, कुछ विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट कला एवं हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि अब कुछ कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट, मान लीजिए क्वेश्चन आए ऐसा कोई, तो उसमें आप 4-5 एग्जांपल्स दे पाए। लखनऊ की चिकनकारी, तो सब जानते होंगे, सबके पास एक ना एक लखनवी कुर्ता जरूर होगा। साड़ियाँ, सूट, आजकल तो टेबल मैट्स, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कुशन कवर्स। और ये कढ़ाई की इस कोमल कला का उद्गम नवाबों की नगरी में हुआ। इस कला का नाम फारसी भाषा के शब्द चिकन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुइयों के प्रयोग से गढ़ा गया कपड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूर्व में ये दरबारी कला होती थी, दरबारों वगैरह में ये कला के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर जाके इतना अच्छा इसको प्रसिद्धि मिल गई और ये एक व्यापारिक गतिविधि में परिवर्तित हो गई। अब तो बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। चिकनकारी के विविध प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको नाम पता होने चाहिए। मूरी, लेरची, कील कंगन तथा बखिया। और बारीकी होती है इसमें, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी होती है और संपूर्ण उत्कृष्टता के साथ साथ सफेद कपड़े पर सफेद कढ़ाई में है। और चिकनकारी रूपांकन में भवनों के मुगल वास्तुशिल्प डिजाइन से लेकर बेल, लेस जिसको बोलते हैं, पक्षी, बहुत कुछ बनता है। ये बहुत फेमस है, सब जानते हैं इसके बारे में, कोई वो नहीं है। और चिकनकारी आमतौर पर साड़ी व कुर्ता पजामे पर की जाती है तथा ये गर्मियों के लिए सबसे अच्छा कपड़ा होता है। प्योर कॉटन पे होता है ये। वाराणसी का जरी कार्य अथवा किंकाब इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जानते हैं कितनी फेमस है यहाँ की साड़ियाँ, लेडीज के पास हमेशा होती है एक ना एक बनारसी सिल्क साड़ी, समझ रहे हैं। पहले तो शादियों पे पहनते थे लोग, अभी भी आ रहा है वापस से वो कल्चर। वाराणसी में महीन रेशम अथवा सूती कपड़े से निर्मित साड़ी के पल्लू तथा संपूर्ण साड़ी पर सुनहरे तथा चांदी के रंग के धागों से उकेरे गए जरी के कार्य का कोई सानी नहीं है। और कुछ तो रियल सोने का और चांदी के तार से तैयार करवाते हैं साड़ी, आज भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। चांदी की पृष्ठभूमि पर सुनहरा धागा वैभव को परिभाषित करता है, याद रखिएगा, ये लाइंस लिखनी है आपको। तथा बूटीदार व जाल पद्धति इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। और भारतीय नववधुओं में एक परिपाटी बन गई है, उन्हें अपने विवाह परिधानों में कुछ बनारसी साड़ी अवश्य चाहिए होती हैं, जो विशेषकर गहरे लाल रंग व सुनहरी जरी वाली हो। ठीक है, और इन जरी डिजाइनों का मूल भाव जटिल पुष्प व पत्तों, कलगा, बेल की आकृतियां, साड़ी के पल्लू पे, दुपट्टे के ऊपर और उठी हुई पट्टियों की आकृति जो झालर कहलाती है का तांता प्रयोग में किया जाता है। डिजाइन का मूल भाव कपड़ों की मजबूती के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। प्रस्तर कला, भारत में पाषाण कला का केंद्र कौन सा रहा है? आगरा रहा है, जिसका सर्वोच्च उदाहरण आप जानते हैं ताजमहल है। संगमरमर की पतली पट्टियों को तराशकर महीन जाली बनाकर शिल्पकारों के लिए सर्वाधिक कठिन कार्य है, बहुत भारी काम होता है, इसलिए बहुत मुश्किल भी होता है ये। झप्पेदार झालरों जैसे किनारों वाले दर्पण के फ्रेम, नक्काशीदार जंगले, प्याले, बगीचे, फर्नीचर, ये सब जो है अब संगमरमर के उत्पाद जो हैं आगरा में उपलब्ध हैं। अभी आप देखेंगे मैंने एक जगह पे पत्थर से बना हुआ, ये जो टर्टल रखते हैं ना लोग बाग घर पे, कछुआ रखते हैं, पत्थर से बना हुआ कछुआ देखा, और वो बाउल में रखा हुआ है, और वो आप देखेंगे अगर तो बिल्कुल रियल लगेगा आपको। तो इतना बढ़िया काम पत्थर का आजकल चल रहा है। आगरा की अन्य विशेषता रंगीन व मूल्यवान पत्थरों को संगमरमर पर चढ़कर मोज़ेक बनाना है। मोज़ेक समझते हैं ना, ऐसे डिजाइन, बहुत इंटीग्रेट पैटर्न। मैं आपको मोज़ेक बना के दिखाऊंगी तो आप हंसेंगे। खैर, ऐसे स्क्वायर है, उस पर कोई ऐसे डिजाइन, यहाँ पे फूल पत्ती, मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही इंट्रिकेट कुछ मोज़ेक कहलाता है। कहा था ना, चलिए कोई नहीं। कालीन भैया, ठीक है। फारसी व अरबी कालीनों के बाद आप जानते हैं भदोही, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश की। अब देख लीजिए, सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो ये हर जगह यूज
कीजिए आप अपने आंसर्स में, लिखिए इसको और एनरिच करने के लिए आंसर्स। स्थानीय कालीनों का वर्णन आता है, इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या कालीन बुनाई के पेशे में जुड़ी होती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी शहर में कोई काम होता है ना बहुत फेमस, तो अधिकतर वहां का जो आदमी है वो उसी काम में लगा हुआ होता है। वनस्पतियों व पुष्पों, ताजमहल, केथरी वाला जाल, जामाबाज, कंधारी इत्यादि के अनोखे डिजाइनों से युक्त इस उद्योग को न केवल राष्ट्रीय बाजारों को आकर्षित करने में सफलता पाई है, अपितु आकर्षक चीनी डिजाइनों के कारण इंटरनेशनल मार्केट में भी इसने खुद को स्टैब्लिश अच्छे से कर लिया है। फिर आते हैं आपके पीतल के बर्तनों की कला। अब इसके लिए क्या फेमस है? मुरादाबाद शहर, जानते हैं आप, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पीतल से बने हुए बर्तन उत्पादित होते हैं। यह नगर तामचीनी चढ़ाने व बर्तनों पर जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें 2 विधाएं हैं, जिसमें से एक को नक्शी कहते हैं, जो टिन की सतह पे होती है, टिन का सरफेस होता है उस पे होती है, और दूसरी को खुदाई कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, नक्शी खुदाई, जो लाखीकृत पॉलिश, लाख होता है उसके पॉलिश विहीन पीतल पर की जाती है। ठीक है, खुदाई हेतु इस्पात की बनी हुई नुकीली पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पीतल की बनी हुई वस्तुओं में परंपरागत गमले, गणेश, हंसते हुए बुद्ध, स्टूल ट्रे तथा समकालीन सुंदर प्याले निर्मित किए जाते हैं। नटराज की आप जानते हैं, पीतल की बनी मूर्ति बहुत जनरली लोगों के घरों में देखी होगी आपने, रखी है। कांच की वस्तु, आप जानते हैं कांच का नाम लेते ही फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं, और पहले यहाँ केवल कांच की चूड़ियाँ बनती थीं, पर अब जटिल मशीनों के प्रयोग द्वारा कांच की वस्तुएं पूर्ण रूपेण निर्मित की जाने लगी हैं, और यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या, मैंने बताया ना, इस उद्योग में लिप्त है। वाराणसी कांच की बीड्स बनाने में विशेषज्ञ है और अपना बहुतायत उत्पाद निर्यात कर देता है। इसी प्रकार यहाँ कांच की पतली प्लेटें तैयार की जाती हैं, जिन्हें बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जो टिकलू कहलाते हैं, छोटे छोटे पीसेस। फिर उन्हें महिला, आप देखा होगा ना, मिरर वर्क के दुपट्टे, ब्लाउज, राजस्थानी कपड़ों में बहुत मिरर शीशे लगे आते हैं, कई बार वो शीशे भी नहीं होते हैं, प्लास्टिक से होते हैं, चमकते हैं, बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काम आते हैं। सहारनपुर में कांच के जटिल खिलौने निर्मित किए जाते हैं, जिनमें रंगीन द्रव्य भरा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रचखोरा। तो ये नाम याद रखिएगा, सहारनपुर की है रचखोरा। और यहाँ हुक्के के माउथ पीस ये सब तैयार किए जाते हैं। बहुरंगी कांच की चूड़ियां प्रत्येक परिधान के साथ धारण करना राज्य में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला आभूषण है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा बिकती है बिंदी और कांच की चूड़ी। चित्रकारी और चट्टान चित्रकारी, इसकी परंपरा प्रागैतिहासिक काल से रही है। सोनभद्र और चित्रकूट के गुफा चित्रों से हमें ये सब चित्रण मिलता है। किसका? शिकार का, युद्ध का, त्योहारों का। मुगल काल उत्तर प्रदेश में चित्रकला का स्वर्ण काल था। आप जानते हैं जहांगीर ने बहुत पैट्रनाइज किया था पेंटिंग को, और मुगल एशियाई संस्कृति जो है चित्रकला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और ओरछा के राजा ने मथुरा में केशव देव के मंदिर का फिर से निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। तब चित्रकला बुंदेलखंड के क्षेत्र में पूर्णता के प्रतीक तक पहुंच गई थी। और बाकी आप जानते हैं मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन इस समय भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य को दर्शाते हैं पेंटिंग्स के माध्यम से। जरदोसी, ये कला कार्य जरी, चांदी और सोने के साथ कपड़े की कढ़ाई है। जरदोसी होती है चांदी और सोने के तार से जो पढ़ाई करते हो ना, जरी वर्क जिसको बोलते हैं। और इस समृद्ध कढ़ाई पैटर्न को 12वीं शताब्दी में दिल्ली के तुर्को अफगान सुल्तानों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे कोई कल्चर यहाँ पे आएगा, वो अपना खाना, अपनी पेंटिंग, अपना आर्किटेक्चर, अपनी बुनाई कढ़ाई सब कुछ इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये वाराणसी, आगरा, लखनऊ, रामपुर, उत्तर प्रदेश के और भी कई शहरों में प्रचलित है। ठीक है, धातु के बर्तन। अब उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा पीतल और तांबा उत्पादन होता है इस राज्य में। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं लोटा घरेलू बर्तनों में सबसे लोकप्रिय है। इटावा, वाराणसी, सीतापुर सबसे ज्यादा लोकप्रिय इनमें है ये। और मुरादाबाद धातु कलाकृति के लिए बहुत फेमस है, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आएंगे आपके मिट्टी के बर्तन। इसमें नाम आता है खुर्जा, चुनार और रामपुर का। सफेद पृष्ठभूमि और नीले एवं हरे रंग के पैटर्न के साथ चमकीले मिट्टी के बर्तन उत्पादित यहाँ पे किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतरीन चुनार काली मिट्टी के बर्तनों का भी उत्पादन होता है। ठीक है, निजामाबाद, एक और नाम आता है निजामाबाद। जिस बर्तन निर्माण कला का प्रचलन है उसमें क्या होता है, चावल की खेतों की मिट्टी से बने काबिज नामक पाउडर, काबिज ध्यान दीजिएगा, के उपयोग से बर्तनों को चमकाया जाता है, ग्लॉसी बनाया जाता है। ठीक है, और खुर्जा सस्ते और सख्त फर्नीचर के लिए भी प्रसिद्ध है। सस्ता तो कुछ नहीं है खैर। चलिए, टेराकोटा। गोरखपुर में ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे मिट्टी से पशुओं की आकृतियां बनाई जाती हैं, और यहाँ पर अलंकृत टेराकोटा से निर्मित घोड़ा सबसे लोकप्रिय है। इनके उत्पादन के लिए कुम्हार पहिए पर मिट्टी के अलग अलग टुकड़े रखकर और उन्हें तराश कर मनचाहा आकार देते हैं। फिर आते हैं आपके आभूषण, ज्वेलरी तो सब जगह बिकती है। उत्तर प्रदेश आप देखेंगे लखनऊ में हाथी के दांत से बने उत्पाद बहुत प्रसिद्ध है। आइवरी की बनती है कुछ ज्वेलरी, वैसे तो उसका अब सीप की बहुत बनती है, बीड्स की। डिजाइन के रूप में शिकार के दृश्य, सांप, गुलाब पैटर्न, ये सब चांदी के बर्तन पर काफी लोकप्रिय हैं। लखनऊ के बिदरी और जल बुरन नामक चांदी के डिजाइन में हुक्का, फर्शी, गहना बक्से, ट्रे, ज्वेलरी बॉक्स होता है ना, कटोरे, कफलिंग्स, सिगरेट की राख, क्या बोलते हैं उसको,
जिसमें रखते हैं, कहते तो हैं कुछ वो एस्ट्रे एस्ट्रे के उत्कृष्ट टुकड़ों पर उच्च गुणवत्तापूर्ण कढ़ाई की जाती है। तो ये बस नाम याद रखने हैं आपको, कहाँ का क्या है, इतना बहुत रहेगा। इत्र, इत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ का इत्र फेमस है बताइए मुझे। 19वीं शताब्दी से लखनऊ में इत्र या परफ्यूम का भी उत्पादन किया जाता है, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, एसेंशियल ऑयल्स, मसाले, चंदन का तेल, इसे बोलेंगे एसेंशियल ऑयल, चंदन के तेल को, कस्तूरी, फूलों का सार, पत्तियों से बने नाजुक और स्थायी सुगंध के साथ अतर बनाना, अतर या इत्र, और कन्नौज का बहुत फेमस है ना। और इसमें जो इत्र हैं उसमें सुगंध खस, केवड़ा, चमेली, ज़ाफ़रान, ये सब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ आपके कांच के बर्तन, कांच के बर्तन तो हो गए हैं। फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, ये 3 जगह याद रखना बस। ठीक है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, वाराणसी कांच के मोतियों के लिए, और सहारनपुर कांच के खिलौनों के लिए। सहारनपुर एनीवेज भी कांच के टॉयज़ के लिए वैसे भी बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए चलिए अब देख लीजिए संग्रहालय। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको टॉपिक, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा, थोड़े से कीवर्ड्स बना लीजिएगा तो हो जाएगा ठीक। अब इसमें पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि संग्रहालय का नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप फिलहाल इतना देखिए, संग्रहालय एक इमारत है जिसमें ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कलात्मक या सांस्कृतिक रुचि की वस्तुओं को संग्रहित और प्रदर्शित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, अब इसका जो वर्ड है ये कहाँ से आता है, ये आता है ग्रीक शब्द माउजियन से, जिसका मतलब होता है म्यूजस की सीट। अब जानते हैं म्यूजस कौन थे? म्यूजस MUSES होता है इंग्लिश में, द सीट ऑफ म्यूज। ये 9 ग्रीक भगवानों में से एक थे। ठीक है, तो उनकी सीट को कहा जाता था, उसका नामित स्थान था ये। माउजियन की लैटिन व्युत्पत्ति का उपयोग संग्रहालय है, और इसे रोमन काल में मुख्य रूप से दार्शनिक चर्चा के स्थलों तक सीमित कर दिया गया था। मतलब जो से अब म्यूजियम है, ये वैसा म्यूजियम नहीं था पहले। तो इस तरीके से अलेक्जेंड्रिया में महान संग्रहालय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में टॉलमी आई सोटर द्वारा स्थापित अपने विद्वानों के कॉलेज और पुस्तकालय के साथ विरासत के भौतिक पहलुओं को संरक्षित और व्याख्या करने के लिए एक संस्थान की तुलना में एक प्रोटोटाइप विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था। मतलब वहां पे ऐसा नहीं था कि चीजें रखी जाती थी, मतलब एक तरीके की लर्निंग यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी कह लो, और एक तरीके का कुछ चीजें इकट्ठी करने की जगह कह लो, इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। फ्लोरेंस में लोरेंजो डी मेडिसी के संग्रह का वर्णन करने के लिए 15वीं शताब्दी के यूरोप में संग्रहालय शब्द को पुनर्जीवित किया गया, लेकिन इस शब्द ने इमारत को दर्शाने के बजाय व्यापकता की अवधारणा को व्यक्त किया। फिर यूरोप में जो जिज्ञासु थे, जो क्यूरियस होते हैं लोग, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके संग्रह का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। कोपेनहेगन में ओले वर्म के संग्रह को तथाकथित कहा जाता था, और इंग्लैंड में लैम्बेथ में जॉन टेंस्कैंड के संग्रहों के आगंतुकों ने वहां की श्रृंखला को एक संग्रहालय कहा। फिर 1656 में प्रकाशित इस संग्रह की सूची का शीर्षक निकला म्यूजियम ट्रांसैंगटियम। फिर 1675 में एलियास एशमोले की संपत्ति बनने के बाद संग्रह को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। इसे प्राप्त करने के लिए एक भवन का निर्माण हुआ। फिर 83 में जनता के लिए खोले जाने के तुरंत बाद एशमोलियन संग्रहालय के रूप में इसको जाना जाने लगा। तो बढ़ते इवॉल्व हुआ ये। फिर 1753 में कानून तैयार हुआ, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, थोड़ा सा अस्पष्ट था वो कानून। फिर 53 में ब्रिटिश संग्रहालय की नींव के बाद संग्रह को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए एक संस्था के रूप में संग्रहालय का विचार आम लोगों के लिए स्पष्ट हो गया। तो अब परिभाषा जो है इसकी, वो किस तरीके से परिभाषित होता है, ये दुनिया भर में कई संगठनों ने समय समय पर इसकी परिभाषा को परिभाषित किया है। जैसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ म्यूजियम है, ग्रेट ब्रिटेन में म्यूजियम एसोसिएशन है, ये सब। तो 1946 में ICOM, यह है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इसका गठन होता है। तो सारे जो संग्रहालय पेशेवरों के संगठन है, उन्होंने अपनी मूर्तियां अनुच्छेद 3 खंड 1 में संग्रहालय को परिभाषित किया। अब सभी देश में एक ही डेफिनेशन चलेगी, जाहिर सी बात है। तो ICOM पेशेवरों की बदलती मांगों के अनुसार इसकी परिभाषाएं भी संशोधित और अद्यतन करने के लिए कुछ संशोधनों के माध्यम से परिवर्तित किया गया है। तो फिलहाल आप जो संग्रहालय की डेफिनेशन सुनेंगे वो ये है। 24 अगस्त 2007 को वियना में हुई थी आयोजित एक महासभा, जिसके तहत रखी गई थी, फिर उसको संशोधित भी किया गया था। अब फाइनल ये है, अगर आपको कहीं पे लिखनी है म्यूजियम की डेफिनेशन, तो एक संग्रहालय समाज की सेवा और उसके विकास में एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्थायी संस्था है, परमानेंट है, जो जनता के लिए खुली है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द पब्लिक, जो शिक्षा, एजुकेशन, अध्ययन, रिसर्च और आनंद, एंटरटेनमेंट के उद्देश्यों के लिए मानवता और उसके पर्यावरण की मूर्त और अमूर्त विरासत को प्राप्त करता है, संरक्षित करता है, शोध करता है, संचार करता है और प्रदर्शित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए एक बार और इसको याद कीजिए। कहीं पे लिखने आ जाए तो आप इसको लिख सकें आराम से, इस हिसाब से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब संग्रहालयों के प्रकार। भाई
अलग अलग श्रेणियां हो सकती हैं संग्रहालयों को विभाजित करने की। इसमें आएंगी ललित कलाएं। अब इसमें क्या होगा, इसमें चित्रकला सब कुछ आएगा, वास्तुकला सब कुछ शामिल किए जाएंगे। ऐतिहासिक संग्रहालय हिस्टोरिकल म्यूजियम कौन से होंगे भाई, वो जो ऐतिहासिक घटनाओं को, व्यक्तित्व को, उनका वर्णन करेंगे, उसमें उनके हथियार, उनके पहने हुए कपड़े। अब जैसे आप आनंद भवन है, इसको आप हिस्टोरिकल म्यूजियम भी तो कह सकते हो इलाहाबाद का। उसमें भाई नेहरू जी की फोटो, इंदिरा गांधी जी की, सब कुछ, उनका डाइनिंग टेबल, उनका किचन, सब कुछ है ना पूरा, तो उस हिसाब से उसको मेंटेन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें वो सब चीजें शामिल होंगी जो इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के प्रतिनिधि हैं, जैसे डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल जो है रखे हुए हैं, तो वो साइंस से रिलेटेड हो गया। संग्रहालय घर, इसमें ये आनंद भवन इसका एग्जाम्पल हो सकता है। म्यूजियम हाउस, ये प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मस्थान, जैसे अब साबरमती आश्रम है, भीमराव अम्बेडकर का घर है, टीपू सुल्तान का महल है, ये सब हो सकता है इसमें। पुरातत्व संग्रहालय, इसमें इतिहास से संबंधित सभी वस्तुएं, ओवरऑल जनरलाइज चीजें होंगी, और सामान्य जनरल में एक से ज्यादा विषय भी हो सकते हैं, इसलिए इनको बहुयामी संग्रहालय कह सकते हैं। ठीक है, अब इनका महत्व क्या है, संग्रहालयों का महत्व क्या है। संग्रहालय देखिए, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य की जो वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, उनको एकत्र करता है और संरक्षित करता है। कलेक्शन एंड प्रेजर्वेशन। मनोरंजन, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट का साधन है, बट स्कूल ट्रिप्स वगैरह जाती है ना म्यूजियम वगैरह देखने। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है, कल्चरल प्रेजर्वेशन करता है, जो कि हमारा एक डीपीएसपी भी है। बताइए कौन सा है डीपीएसपी और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, बताइए जल्दी। और ये पुरानी कलाकृतियों को, मूर्तियों को, वस्तुओं को, इतिहास आदि का भंडार होता है। अब जैसे म्यूजियम पे आपका सवाल आता है, चाहे वो सवाल हिस्ट्री में आ रहा है, पॉइंट 2 में आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप उसमें जरूर से आर्टिकल्स डाल के आइए। तो आर्टिकल आपको 1 से 51 रटे होने चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ चीज। अनुसंधान और अध्ययन में बहुत हेल्पफुल है ये। फिर पर्यटकों के लिए तो है ही मुख्य आकर्षण, और ज्ञान का तो स्रोत है ही भैया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संग्रहालय नाम याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए, खुदाई दी हुई होगी, किसने करी, कितने टाइम तक करी, क्या रहा क्या नहीं रहा, आप एक बार देख सकते हैं, हल्का सा, ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। राजकीय संग्रहालय मथुरा, नाम तो पता होना ही होना चाहिए। अब विद्वान थे जिलाधीश स्वर्गीय FS ग्राउस, 1874 में उसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, अब इसका जो वर्तमान कार्य है, जो वर्तमान भवन है इसका, उसका निर्माण कार्य 1930 में शुरू हुआ, 33 में पूरा हो गया। इसका उद्घाटन 25 जनवरी 1933 को हुआ। सर माइविल हेली तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फिर आपका सारनाथ संग्रहालय 1904 से है ये शुरू, देखो कितना पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना स्थल संग्रहालय भी है ये, और ये सारनाथ से जो चीजें मिली थी उन सबको, वो सब यहाँ पे रखी हुई। जाहिर सी बात है, उस जगह की जो विशेषता होंगी, जो उस जगह पे चीजें मिली होंगी, वो उस संग्रहालय में रखी हुई होंगी। और सर जॉन मार्शल ने उत्खनन किया था इस क्षेत्र में, एक ऑनसाइट संग्रहालय का निर्माण भी किया था। श्री जेम्स रैनसन द्वारा प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने और अध्ययन करने की योजना बनाई गई थी। सारनाथ संग्रहालय विशाल स्तंभ को प्रदर्शित करता है, जो अब स्वतंत्र भारत का प्रतीक है। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय, ये जो है BHU परिसर में स्थित है, कला और वास्तुकला का एक संग्रहालय है, जहाँ चित्र, हिंदू, बौद्ध, मूर्तिकला और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कलाकृतियों का वृहद संग्रह है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका इलाहाबाद संग्रहालय। अब इलाहाबाद संग्रहालय सिविल लाइन क्षेत्र के हरे भरे कंपनी बाग में प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है, एल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं शायद उसको। 1863 में राजस्व परिषद द्वारा पश्चिम प्रांत की सरकार ने पब्लिक लाइब्रेरी और एक संग्रहालय की स्थापना हेतु निवेदन किया था, और प्रांतीय सरकार के अनुदान से प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री सर विलियम म्योर और महाराजा विजय नगरम को पुस्तकालय एवं संग्रहालय के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1878 में ऑर्नेट भवन को उद्घाटित कर एक एकत्र संग्रह को रखा गया था, और 1881 में अपरिहार्य कारणों से संग्रहालय बंद हो गया था। देखिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, बस इतना देखिए कहाँ पे है क्या नहीं। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, ये 1955 में स्थापित हुआ था और बहुउद्देशीय संग्रहालय है। प्राचीन स्मारकों का विशाल संग्रह मिलेगा इसमें आपको। और महाराजा छत्रसाल जो हैं, एक बात जानते हैं, महान बुंदेला योद्धा थे, और उन्होंने औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। यहाँ पे मूर्ति, टेरिकोटा, पत्थर के औजार, मूर्तियां हैं, मोहर हैं, सिक्के हैं, मानव शास्त्रीय वस्तुएं हैं, और प्राकृतिक विज्ञान को समर्पित इसमें एक अलग खंड आपको मिल जाएगा। रानी महल संग्रहालय, ये झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई का महल था, जो अब पारंपरिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, और इसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि की पुरातात्विक मूर्तियों का संग्रह है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के पास है। 4 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के संग्रहालय को विकसित किया गया है। और मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी है, उसने इसकी स्थापना की थी, और 1957 को इसने को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जनता के लिए खोला था। ठीक है, राज्य संग्रहालय लखनऊ। अब राज्य संग्रहालय जो है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, देख सकते हैं आप। और
इसमें आपको पुरातत्व, चित्रकला, प्राणी शास्त्र, मुद्रा सज्जा कला और धातु कला, ये सब में ये वर्गित हैं इसमें चीज़ें, ठीक है। और कमिश्नर थे तब के कर्नल एल्बर्ट, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फिर आपका लोक कला संग्रहालय लखनऊ, ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ केसरबाग में, और ये एकमात्र लोक कलाओं से संबंधित संग्रहालय है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कहीं पे कोट कर सकते हैं। और यहाँ पे तमाम उत्कृष्ट एवं दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह है, जिनका प्रचलन या तो सामान्यतः समाप्त प्राय है या फिर उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे लोक नृत्यों की चित्रावली, लोकवाद, लोक आलेखन, लोक आभूषण, मुखौटे, टेराकोटा के बर्तन, ये सब। सरकारी बौद्ध संग्रहालय, अब ये जो है राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1987 में स्टैब्लिश हुआ। रेलवे और बस स्टेशन के लगभग, नॉट इम्पॉर्टेंट। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पूरा जो बौद्ध संग्रहालय है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से जो एकत्र हुए थे पुरावशेष, उनको ये आश्रय देता है, ठीक है, जो आध्यात्मिक और रहस्यवादी आंदोलन का प्राचीन प्रमुख केंद्र रहा है। बस अब इस क्षेत्र में देख सकते हो आप किस किस की खोज प्रदान करता है। ये लहुरा देव, रामनगर घाट, लुम्बिनी, देवधा, कपिल वस्तु, पिपरवा, कोपिया, सोहगारा, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं यहाँ से, कुशीनगर, पावा, ठीक है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, अब सुल्तानपुर जनपद के अनेक महत्वपूर्ण पुरास्थलों जैसे शनिचरा, कुंडभाटी, सोमनाभार, कालू पाठक का पूर्वा, अहिरनपलिया, सोहगौली, महमूदपुर आदि स्थलों पर पूरा सांस्कृतिक संपदा बिखरी दिखाई देती है। ये नाम याद कर लो, 3-4 काम आएंगे ये, ठीक है। और 88, 89 का है ये, सब काम तो एक ही कर रहे हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, अब कन्नौज संग्रहालय समिति ने 25 फरवरी 1975 को कन्नौज में संग्रहालय की स्थापना की। यहाँ पे प्रतिहार काल की, प्रतिहार डायनेस्टी जब थी, उसकी कलाकृतियों के लिए विश्व विख्यात है, ठीक है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई, पर्टिकुलरली जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उससे जुड़ी घटनाओं का संस्मरण, जीवन गाथा, इन सबको संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, और 1997 से ये चल रहा है। यहाँ पे ताज संग्रहालय आगरा, अब ताज संग्रहालय आगरा में ताजमहल परिसर के अंदर है और पश्चिम नौबत खाना में स्थित है। 1982 में इसको निर्मित किया गया था, जिससे पहले जल महल के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे विद्यार्थी और ताजमहल के शोधार्थी आते हैं, ठीक है। और इस संग्रहालय में एक मुख्य हॉल के साथ साथ 2 फ्लोर और 3 गैलरी। तो ये आपने सारे मुख्य संग्रहालय देख लिए। चलिए, तो अब हम उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार, द नेशनल आर्काइव्स। आर्काइव क्या जगह होती है? जहाँ पे आप किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं। चैट भी तो आर्काइव हो जाती है व्हाट्सएप पे, तो उसमें आप इकट्ठा कर रहे हैं, किसी चीज़ को मार्क कर रहे हैं, और उसका एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड कहलाता है आर्काइव, अभिलेखागार। तो इसका जो स्थापना हुई 1949 में हुई, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से, इलाहाबाद में। फिर 1973 में ये नवनिर्मित भवन में अपने चला गया, महानगर विस्तार। फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि विभिन्न विभाग हैं मंडलीय स्तर पे, जिला स्तर पे, उन सबके कार्यालयों एवं अर्ध शासकीय स्रोतों में उपलब्ध अप्रचलित अभिलेखों का स्थानांतरण एवं समुचित संरक्षण। जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स के इतने सारे रिकॉर्ड्स थे, सब कुछ था, उन सबको एकत्रित करना था। पहले वो डेटा का जमाना था नहीं, ठीक है, तो सब कुछ हैंड रिटन होता था, फाइल्स होती थी। तो इसके लिए क्या होता है, इसका कार्य स्थानांतरित अभिलेखों का वैज्ञानिक संरक्षण, भाई साइंटिफिकली आप उसको प्रिजर्व करोगे, शोध छात्रों की सुविधा के को दोगे, भाई किसी को आके कुछ पढ़ना है। आप देखते होंगे हिंदू में अभी भी एडिटोरियल पेज पे एक सेक्शन होता है फ्रॉम द आर्काइव्स करके, तो वो उस दिन पे कोई खबर छपी होती है स्पेसिफिक, तो उसको छापते हैं, वो उसकी फोटो स्टेट करके या उसकी फोटो खींच के, जो भी। तो वो कहाँ से आता है? वो आर्काइव से तो आता है। सबके पास अपना रिकॉर्ड है किसी चीज़ का, ठीक है। तो शासन को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, कई बार जरूरत पड़ सकती है भाई, अभिलेखों की माइक्रो फिल्मिंग होना, इन सब की सुविधाएं ये प्रदान करता है। और व्यक्तिगत अधिकार से दुर्लभ पांडुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना। अब इस अभिलेखागार में अभिलेखों के रखरखाव, वैज्ञानिक संरक्षण एवं माइक्रो फिल्मिंग से संबंधित सभी तरह की आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आपको उपकरण उपलब्ध मिल जाएंगे। यहाँ मौखिक इतिहास योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण भी टेप किए जाते हैं, ओरली भी, ठीक है। और अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित 2 सप्ताह का प्रशिक्षण भी विभिन्न कार्यालयों के अभिलेख कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है। इस अभिलेखागार द्वारा समय समय पर प्रकाशन भी किए जाते हैं, पब्लिकेशंस भी निकालते हैं ये लोग। और ये जो है आपका, ये आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं, ये देख लो आप, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा, ठीक है।
और फिर सन 1973 में जो क्षेत्रीय अभिलेखागार व राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय इलाहाबाद, सन 76 में क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी, 77 में अभिलेखागार नैनीताल, 80 में आगरा और देहरादून की स्थापना हुई थी। और फिलहाल जो ये नैनीताल देहरादून वाले हैं ये उत्तराखंड में चले गए और बाकी उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1803 से अभिलेख संरक्षित हैं तथा व्यक्तिगत अधिकार से प्राप्त सन 1540 से यहाँ पे आपको अभिलेख संरक्षित मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब उद्देश्य क्या होंगे, तो जनरलाइज्ड सी बातें हैं। विभिन्न विभाग हैं, मंडलीय एवं जिला स्तर के, ये ऊपर आप देख चुके हो सारे, ठीक है, वही सब यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हो। शोध और रिप्रोग्राफी संबंधी सुविधाएं हैं, फिर आपका अपेक्षानुसार शासन को सूचना उपलब्ध कराना है, अभिलेख नीति 1990 के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी कार्यालयों के अभिलेख कक्ष के प्रभारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, अभिलेखों के रखरखाव की सभी प्रक्रियाओं के संबंध में विभाग कार्यालय इन सबको मार्गदर्शन करना है, और अभिलेखों की महत्ता एवं ऐतिहासिकता के आधार पर मूल्यांकन करना है। और अब पेपर में सवाल आ जाएगा तो ये सारी चीजें होलिस्टिकली इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी बात हमने इसके बारे में यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की गतिविधियां, तो ये देख सकते हैं आप, ये भी वही सब चीजें लिखी हुई हैं थोड़ी सी बड़े फॉर्मेट में। ठीक है, विभिन्न विभागों, मंडलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्राचीनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानांतरण तथा स्थानांतरित अभिलेखों का वर्गीकरण, भाई कैटेगराइज करोगे आप, समुचित वैज्ञानिक संरक्षण सुव्यवस्थित ढंग से, कार्टन बॉक्स में रखना, शोध छात्रों को शोध हेतु ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख एवं शासन को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग एवं फोटोकॉपी से संबंधित सुविधाएं और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पांडुलिपि एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार शासकीय कार्यालयों, स्वायत्त शासी संस्था एवं व्यक्तिगत अधिकार में रखे गए अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने एवं उनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए परामर्श देना, मौखिक इतिहास योजना के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण टेप कराकर संरक्षित करना, राज्य के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को 2 सप्ताह का अभिलेख प्रशिक्षण दिया जाएगा, और फिर अभिलेखागार द्वारा समय समय पर संरक्षित अभिलेखों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रकाशन करना। अब हाँ, तो ये भी देख लीजिए, सेम ही है, सब पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। अब उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, 1947 में आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी और उन्होंने 1951 में प्रदेश के पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरास्थलों, स्मारकों के संरक्षण, प्रकाशन और इस संदर्भ में जन चेतना जगाने हेतु पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। डॉक्टर कृष्णदत्त बाजपेयी इस विभाग के पुरातत्व अधिकारी आसीन हुए थे और विभाग का जो कार्यालय था वो आर्यनगर मोहल्ले में एक भवन में शुरू हुआ था। डॉक्टर कृष्णदत्त बाजपेयी ने 18 महीने में काफी अच्छा योगदान दिया इसमें। फिर 1953 में ये जो विभाग था ये समाप्त करके तत्संबंधी कार्य राज्य संग्रहालय लखनऊ को सौंप दिए गए। फिर 58-59 में पुरातत्व विभाग पुनः स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कब से ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि सांस्कृतिक कार्य विभाग के अधीन होने के कारण संस्था का नाम उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन रखा गया। फिर पर्वतीय क्षेत्र के पुरातत्व का विधिवत अध्ययन करने एवं स्मारकों के संरक्षण हेतु वर्ष 79-80 में गढ़वाल क्षेत्र में इसकी एक इकाई भी स्थापित की गई। राज्य में पुरातत्व संबंधी गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन संस्कृति अनुभाग द्वारा 27 अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन को उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग का निदेशक राज्य पुरातत्व संगठन को स्वतंत्र रूप से विभागाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। फिर 3 दशक तक के अधिक समय से विभाग द्वारा प्रदेशों में बहुत से सर्वेक्षण, उत्खनन के कार्य किए गए और पुरातत्व निदेशालय स्तर पर अविभाजित उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र, विंध्य के पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड एवं मध्य उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य क्षेत्र, लखनऊ मंडल एवं कानपुर देहात स्थित मूसानगर क्षेत्र में योजनाबद्ध ढंग से पुरातात्विक अभियान संचालित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर संचालित सर्वेक्षण अभियानों के माध्यम से प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में से अनेक उल्लेखनीय पुरातात्विक महत्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से मिर्जापुर एवं सोनभद्र के स्थित 100 से अधिक चित्रित शैलाश्रय शैल चित्रों के अध्ययन को नया आयाम देते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा सोनभद्र जिले में स्थित राजानल का टीला, लूसा, लेखैया, कानपुर देहात जिले में काटर एवं मूसानगर, अल्मोड़ा जिले जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, बमनसुयाल, नवदेवल एवं कपिलेश्वर महादेव, पौड़ी गढ़वाल स्थित पैठानी शिव मंदिर, उत्तरकाशी का थानगांव मंदिर, टिहरी जिले का इंद्र वैकुंठ, ये सब जो है पुरावशेष प्रकाश में आया, जिनसे प्रदेश व देश में पुरातात्विक शोध को नई दिशा मिल पाई। थोड़ा बोरिंग है पर सहलो थोड़ा सा। और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या होंगे आप बताइए। प्रदेश की पुर संपदा का सर्वेक्षण करना, पुरास्थलों का उत्खनन करना, प्रदेश की पुरा संपदा का संरक्षण अनुरक्षण, पुरातत्व विषयक प्रकाशन और पुरातत्व और पुरास्थलों में लोक रुचि जगाना और प्रमुख गतिविधियां। अलग अलग
एक्टिविटीज करना, चीजें करना, ये सब इनसे संबंधित रहेंगे। अब देखिए, अब आएगा आपका सर्वेक्षण। इतिहास के जिन पक्षों की जानकारी लिखित स्रोतों से नहीं मिलती, जो लिख के नहीं पता है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें स्रोत ढूंढने होंगे, सोर्सेज ढूंढने होंगे, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत, इनकी सहायता ली जाएगी। तद अंतर्गत प्राचीन टीले, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, पात्रावशेष, किले, मंदिर और मकबरे आदि पुरावशेष आते हैं। इसलिए इनकी समुचित जानकारी और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तर युग से ही निरंतर मानव सभ्यताएं पुष्पित पल्लवित होती रही हैं, इसलिए उनसे संबंधित अवशेष पूरे प्रदेश में जगह जगह हमें मिलते हैं। आज भी चल रही है खोज, जैसे अभी बागपत के पास आपको कुछ कुछ मिले थे चीजें। इस हिसाब से पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है वो 3 प्रकार के हैं मोस्टली। सामान्य सर्वेक्षण, ग्राम स्तरीय और समस्या प्रधान सर्वेक्षण। ठीक है, सामान्य में किसी स्थल विशेष की सूचना मिलने पर उसका स्थानीय निरीक्षण किया जाएगा, और ग्राम स्तरीय पे एक क्षेत्र के सभी प्रकार के पुरावशेषों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा, और समस्या प्रधान सर्वेक्षण इतिहास पुरातत्व की किसी समस्या के समाधान हेतु साक्ष्यों का अन्वेषण किया जाएगा। अब ना यहाँ पे कुछ उत्खनन कार्य दिए हुए हैं, देखिए बहुत ज्यादा है, हर में बताया हुआ है कि कितने वर्ष पुराना है, क्या है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स ध्यान करने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब पुरातत्व विभाग का दूसरा दायित्व क्या है, इतिहास लेखन में किसी विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण संदर्भ सहित प्रामाणिक साक्ष्य जुटाने में योगदान करने के लिए पुरातात्विक उत्खनन कराना है। और भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, ये धारा दी हुई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध याद कर सकते हो आप, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी की संस्तुति पर केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा ये प्रस्ताव अनुमोदित किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ पुरास्थल हैं जिनका उत्खनन कराया गया था, तो बस आपको याद रखना है। देखिए सीतापुर, अब सीतापुर से सिंधौली तहसील में मानवडीह के टीले का उत्खनन हुआ था, और यहाँ से कुछ पुरावशेष मिले, बस इतना देख लेना, ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। प्रतापगढ़ देख लो, कानपुर देख लो, फिर सुल्तानपुर है, फिर कानपुर देहात है, पॉज करके पढ़ सकता है जो चाहे तो, लेकिन बस जरूरी यह है कि आपको नाम याद रहे थोड़ा सा। ठीक है, जैसे यहाँ से आप देखोगे तो धम्म हेतु प्रभा लेख अंकित था, वो मिली, गुप्तकालीन सील मिली कानपुर से, ऐसे 2-4 पॉइंट्स बस इसमें से छांट के लिख लो। ठीक है, सुल्तानपुर में आपको इष्टिका मंदिर की वास्तु योजना प्रकाश में आई थी, कानपुर देहात से फिर आपको ताम्रशीन युगीन सभ्यता के जीवाश्म वगैरह मिले थे, फिर आपका सोनभद्र जिला आ जाता है, फिर 2 बार आ रहा है, फिर चंदौली जिला, फिर लखनऊ, संत कबीर नगर, कालपी, औरैया। बस एक बार देख के जाना कि इसमें से क्या मिला क्या नहीं, बस, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। महोबा, उन्नाव, अब जैसे लेटेस्ट वाला है सबसे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बागपत वाला। मैंने आपको बताया ना, 2018 में एक किसान जो है अपने खेत में काम काज कर रहा था, तो उसे वहां पे प्राचीन हथियार मिले, उसने वहां पे बताया सबको। उसके बाद वहां पे टीम पहुंची, तो वहां पे उत्खनन का काम स्टार्ट हुआ, 13 महीनों तक काम चलता रहा। ताबूत मिले, 2 पहिए वाले रथ, बर्तन, कंकाल, बहुत कुछ मिला, एक तांबे का हेलमेट, ये सब कुछ मिला। तो इस तरीके से जो ये प्रमुख स्थान है, बस इनके नाम पढ़ के जाना, बस ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट नंबर 2 खत्म हो जाता है हिंदी माध्यम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। छोटे सेशंस बन रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारनी है, नियत अच्छी होनी चाहिए, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, और बस मजे करते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।